नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के स्पेशल में। आज हमारे साथ कुछ बहुत ही स्पेशल कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। अभी आईबीपीएस पीओ क्लर्क का रिजल्ट आपको पता है 1 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया। उसमें कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उनमें से ही कुछ बच्चे आज आप लोगों के साथ जुड़े हैं, आप लोगों को गाइड करने के लिए, अपने वैल्यूएबल टिप्स देने के लिए कि इस साल कैसे प्रिपेयर किया जाए, जैसे कि इसी साल आपका सिलेक्शन। तो वेलकम एवरीबॉडी, सबका स्वागत है। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, बारी बारी से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। साथ ही साथ ये बताएं कि कौन सा एग्जाम्स या फिर एग्जाम जो भी आपने क्लियर किया है वो कौन सा था। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी एक स्टार्ट हो जाओ, बारी बारी से इंट्रोड्यूस करते जाओ खुद को। Good morning, sir. Myself Akshay Mepurat. I'm from Mumbai. Hello, audible? हाँ जी, बिल्कुल ऑडिबल हो अक्षय। Yes, sir. So I cracked this year IBPS PO experiment first attempt. Got allotted Union Bank as PO, and I even cracked SBI clerk also. And in NABARD development assistant, I'm in waiting list. Even in IBPS clerk, I'm in waiting list. Okay. And expecting final result for SBI PO. इंटरव्यू था 4 अप्रैल को, एंड एसएससी सीजीएल उसका भी मेंस दिया है। अरे बहुत सारे एग्जाम्स हो गए यार। हाँ, एफसीआई एजी3 डिपो उसका भी दिया है, उसका भी मेंस रिजल्ट टाइम वेटिंग। चलो बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बताइए, इंट्रोडक्शन देते जाओ यार जल्दी जल्दी, फिर अपनी बातचीत स्टार्ट करें। मॉर्निंग सर, मेरा नाम ऋतिक सिंह है। दिस ईयर निर्मल है क्या? हेलो हेलो, वीडियो कैम तो ऑन कर लो, जो बोल रहा है जैसे दिखे तो सही। सर हमारा तो ऑन है सर, ऋतिक सिंह। अच्छा, बताइए 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 जल्दी से इंट्रोडक्शन। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मैंने इस साल एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क क्लियर किया है, और मैंने 2022 में ग्रेजुएशन हुआ तो मैं फाइनल सेमेस्टर से प्रिपरेशन स्टार्ट करा और कंटिन्यूअस एग्जाम दे दिया और वो एग्जाम क्लियर हुआ। एसबीआई के मेंस नहीं हुआ, पर एलआईसी मेंस का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जल्दी जल्दी बताओ। So myself Piyush Kumar, and I have appeared in various banking examinations this year, and I have cleared IBPS PO mains, and I have मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है। चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सजत शर्मा है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ सर। मैंने आईबीपीएस पीओ क्लर्क किया है और मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है। बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। बताइए बताइए सर, मैं नीलाद्री मुखर्जी बोल रहा हूँ, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। इस साल मेरा एसबीआई जूनियर एसोसिएट में सिलेक्ट हुआ है और आईबीपीएस पीओ में मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है। यार यूनियन बैंक वाले कई इकट्ठे हो गए, यहीं पे ग्रुप बना लो तुम लोग। और अभी सर एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, बस उसी का वेट है। बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट। आकाश आप बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, मैं कोलकाता से हूँ। मैंने आईबीपीएस पीओ दिया है, मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया असाइन हुआ है फर्स्ट। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट जल्दी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं विकी विश्वास बोल रहा हूँ फ्रॉम कोलकाता, और इस बार मेरा आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है और मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है। और प्रेजेंटली मैं ईएसआईसी यूडीसी में कार्यरत हूँ कोलकाता में। और इसके पहले मेरा इंडियन बैंक में भी मैंने एज अ क्लरिकल वर्क किया है और फ्यू मंथ्स। एंड मेरा सिलेक्शन अभी एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट के लिए अवेट कर रहा हूँ, और सिडबी ग्रेड ए इंटरव्यू भी बाकी है अभी मेरा। सो एफसीआई एजी3 मेंस मैंने दिया है, उसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्स दैट आई। वेरी गुड। नेक्स्ट जल्दी फटाफट देते रहो। मॉर्निंग सर, मेरा नाम निर्मल सिंह है और जोधपुर से हूँ मैं। मैंने आईपीएस क्लर्क अभी क्रैक किया है और पीएनबी बैंक मिला है मेरे को। वेरी गुड, बढ़िया बैंक है पीएनबी, काफी अच्छा। थैंक यू सर। Good morning, sir. Myself Akansha Majoka, and this year I have been selected as RRB PO from Haryana, only my home state, and SBI clerk and IBPS clerk भी हुआ है मेरा इस बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आकांक्षा। नेक्स्ट।
Good morning, sir. My name is Purushottam Thakur. I sat for 3 examinations this year. One is RRB PO, second is IBPS PO, and third is SBI PO. So in first examination in RRB PO, I couldn't able to clear prelims. In second IBPS PO, I got Central Bank of India, and in SBI PO, after result is awaited. Currently, I am working in Maruti Suzuki India Limited. अरे यार ये तो गुरुग्राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई कार लेनी हो सुजुकी तो कांटेक्ट करना पुरुषोत्तम से। चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी फटाफट दो। Good morning, sir. My name is Rajat Dahale. I'm from Nagpur, and I have given few exams of banking this year, out of which I have cracked IBPS PO, and I have been allotted Central Bank of India. My results of SSC CGL and LICAO mains are awaiting. Okay. चलो बहुत बढ़िया रजत। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, मैं रोहन बात कर रहा हूँ सर। Am I audible सर? हाँ बिल्कुल ऑडिबल। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए और ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। सर मैंने इस बार IBPS PO क्लियर किया है पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा सर RRB क्लर्क, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क, उसमें भी PNB मिला सर मुझे, और SBI PO का सर इंटरव्यू था 5 को। चलो बहुत बढ़िया थैंक यू। ओके नेक्स्ट जल्दी 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 भाई। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है रुद्र नारायण साहू। इस साल मैंने सिर्फ IBPS PO का मेंस मतलब फाइनल सिलेक्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लिया हूँ, और बाकी मेंस में मेरा SBI क्लर्क नहीं हुआ। अभी FCI AG3 मेंस का रिजल्ट आना बाकी। मैं उड़ीसा से हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हो गया सभी का? गुड मॉर्निंग सर। अभिमन्यु है ना? मैं बताओ। जी सर, मैं अभिमन्यु सर, राजस्थान से, और मैंने 4 मेंस लिखे थे सर दिस ईयर, और उसमें से IBPS क्लर्क का तो फाइनल सिलेक्शन हो गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र गुजरात में लिए सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी और कोई रह गया हो तो कर लो इंट्रोड्यूस, फिर अपने स्टार्ट करते हैं बारी बारी से कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सेक्शन वाइज क्या क्या अपने सोर्सेज फॉलो किए, और बाकी जो चीजें होती है बच्चे जो जानना चाहते हैं। और भी बच्चे हैं पर उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। अग्नीश का मेरे को नहीं दिखा, दिव्या का नहीं दिखा, और श्रेयशी का भी नहीं दिखा। चलो इन बच्चों से फिर बाद में बात कर लेंगे। अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने ये बात करते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा ऐसा है, ज्यादातर जो अभी करंटली बच्चे जो मिल रहे हैं बिगिनर्स तो हैं, बट इस अभी बिगिनर वाले बच्चे जनरली अपना कॉलेज वाला एग्जाम जब हो जाता है ना, मई में जब होता है, उसके बाद बिगिनर स्टार्ट करते हैं। मैंने ये देखा है, वो ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट रहता है। अभी वो बच्चे ऐसे हैं जो आधे पक्के हुए वाले बच्चे होते हैं ना, कि सर पिछले साल के सितंबर में स्टार्ट किया था, अक्टूबर में स्टार्ट किया था, और उनको टाइम नहीं मिला कि इतना कि प्रिपेयर पूरी तरह से करें। कि सर एग्जाम कुछ निकले थे, और कुछ ऐसे भी रिपीटर्स हैं जो आपके साथ भी पढ़े हुए यार, इनके 1 साल हो गया 2 साल हो गया, और आप भी देखते हो कि यार ये इनकी पढ़ाई तो ठीक ही थी, अपने साथ ही बैठते थे, अपने बराबर ही जवाब देते थे, पर इनका निकलता नहीं था। तो सबसे पहले अपने रिपीटर्स के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का ऑलरेडी बेस बन रखा है, मतलब प्री वगैरह सर क्लियर हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। मेन इश्यू है कि सर मेंस क्लियर ही नहीं हो रहा है, कभी 5 नंबर से रह रहा है, कभी 10 नंबर से रह रहा है, कभी 2 नंबर से रह रहा है, कभी 1 नंबर से रह रहा है। तो उनके लिए अपने अब बात करेंगे। तो मेंस की अभी अपने 2 सेक्शन लेते हैं, ठीक है? 2 सेक्शन 2 पार्ट में लेते हैं। सबसे पहले अपने उठाते हैं इंग्लिश और GA, क्योंकि इन दोनों में बच्चों को सबसे ज्यादा, मैं जब बात करता हूँ ना कि सर हमारा सब कुछ सही है, होता उनका कुछ भी सही नहीं है, बट बोलते यही है कि सर हमारा बस इंग्लिश और GA अच्छा हो जाए तो हमारा तो सिलेक्शन सब में हो ही जाएगा। तो अपने इंग्लिश और GA मेंस के लिए आप बताओ कि आपने क्या सोर्सेज फॉलो किए थे और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी। शुरुआत करेंगे अपने रजत से। रजत माइक ऑन कर लो, रजत शर्मा माइक ऑन कर लो, और आप ब्रीफ रखते हुए कि क्या सोर्सेज थे आपके मेंस के फॉर इंग्लिश एंड GA, और किस तरह से आपने प्रिपेयर किया, आपकी लैंग्वेज में एक बार बता दो जल्दी से। सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो मेंस में स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश और GA ही होता है। अगर जिसका इंग्लिश पोर्शन वीक होता है उससे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। इस साल का भी हम जैसे कट ऑफ देखेंगे तो
मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो शायद हिंदी मीडियम के होंगे वो शायद इस वजह से बाहर हुए, रेस से बाहर हुए, क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ इस बार 15 नंबर के समथिंग गया था, जो इजी टू स्कोर नहीं होता है। और सेकेंड सर गेम होता है पूरा मेंटल गेम, पूरा मेंटल लेवल पे गेम चलता है। जिससे इस बार मेंस का लेवल आया था तो सबको अच्छा लग रहा था। पहला जब जैसी सेक्शन रीजनिंग खुला था तब भी अच्छा चल रहा था कि स्कोर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन क्वांट के बाद हालत डाउन हो गई। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और मैं अगर पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात करूं तो सर जितना इंग्लिश प्री में आपको ग्रामर आनी चाहिए, मेंस से मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा ग्रामर की रिक्वायरमेंट है। आपकी बस रीडिंग स्किल होनी चाहिए, आपको बस कॉम्प्रिहेंशन रीड करते आना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पर्टिकुलर फॉलो करें। आपने कौन सा किया था? आपने कौन सा किया था? सर मैंने इंडियन एक्सप्रेस करा था। इंडियन एक्सप्रेस? हाँ, तो डेली पढ़ते थे? डेली सुबह पढ़ते, रूटीन बना दिया था? जी सर। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा आरआरबी पीओ भी क्लियर नहीं हुआ था, आरआरबी क्लर्क भी क्लियर नहीं हुआ था, प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे आईबीपीएस में गेम खेलना है। तो हार्ड मेरे लिए मतलब करने वाली स्थिति थी कि कुछ भी करना है। अच्छा, और फ्री सोर्सेज में आपने इंडियन एक्सप्रेस हुआ और कोई टीचर वीचर फॉलो करते थे या कुछ तो बता दो एक बार। सर रियली वेरी फ्रैंक सर, मैंने पहली बार वो कंप्यूटर टाइपिंग जो होती है वो मैं फॉर्मेट देख रहा था, मुझे नहीं पता था क्या स्कोर करना होता है। तो यूट्यूब पे मैंने निमिषा बंसल मैम के वीडियोस देख लिए थे। उसी से मेरा स्कोर हो गया था और मुझे 17 नंबर का स्कोर मिला इसमें आउट ऑफ 25 आई थी। अच्छा, तो इंग्लिश काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस पर वर्क करेंगे तो इंग्लिश ऐसा गेम है जो आउटपुट आपको देगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और जीए के लिए कौन सा सोर्स फॉलो किया? जीए के लिए सर मैंने काइडली का सोर्स फॉलो किया था। अच्छा। उसमें सर अभी कई सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को नहीं पता है, लेकिन उसमें सर द हिंदू का मंथली वाइज कंपाइलेशन दे देते हैं। अच्छा, ओके। जो लोग न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पाते हैं वो लोग 100 या 200 पेजेस का एक वीकली और एक मंथली कंपाइलेशन दे देते हैं द हिंदू पेपर का। तो उसमें पर्टिकुलर वो हाइलाइटर से हाईलाइट करके देते हैं। अच्छा। तो मैंने उसके सर शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। मुझे पता था कि 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो लास्ट 2 मंथ के आते हैं फ्रॉम मेंस। तो मेरा वेटेज वो था, लेकिन फिर भी मैं सर अप्रैल तक का करके गया था करंट अफेयर। चलो बहुत बढ़िया। और मेरा करंट अफेयर में उसी की वजह से सर 27 स्कोर रहा है। ओहो, बहुत। तो 27 मेरे लिए तो गेम चेंजिंग सर यही था, इंग्लिश और करंट अफेयर। मतलब बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋतिक, एक बार अपने सोर्सेस बता दो इंग्लिश और जीए के फटाफट से, आपने कौन कौन से फॉलो किए? इंग्लिश मेरा फर्स्ट एग्जाम था आरआरबी क्लर्क, तो उस प्रीलिम्स के लिए तो मुझे इंग्लिश की जरूरत पड़ी नहीं। जब मेंस देने गया तो मैं क्वांट और रीजनिंग के भरोसे बैठा था सारा मेंस एग्जाम। इंग्लिश और जीए को उतना वेटेज नहीं दिया था क्योंकि मेरा उस समय कोई वैलिड एग्जाम नहीं था, मैं ऐसा प्रैक्टिस के लिए ले रहा था। तो मेरा 2022 में सिर्फ ओनली वैलिड एग्जाम था एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क। अच्छा। एंड उनके मेंस लिखने से पहले मैंने आईबीपीएस क्लर्क में लिख दिया था, आरआरबी पीओ में आरआरबी क्लर्क में लिख दिया था। तो उन दोनों में बस क्वांट रीजनिंग का चेक करने आता था। तो मेरा ट्राई रहता था कि क्वांट रीजनिंग का मैक्सिमम स्कोर किया जाए। जीए बहुत लीस्ट हो गया हफ्ते से पहले, मतलब एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले स्टडी आईक्यू से मैं बेस्ट 300 का जितना हो सके वो मदद कर लेता हूं। स्टडी आईक्यू से आपने किया? और बेस्ट 300। इंग्लिश के लिए क्या किया? इंग्लिश पढ़ी नहीं सर? सिर्फ मॉक्स में से जो मिलता था वो मॉक्स देता था, सिर्फ मॉक्स करके एक्स्ट्रा कुछ नहीं। नंबर कितने हैं इंग्लिश में? नंबर कितने हैं सर? आरआरबी क्लर्क में आया था 32 और आरआरबी पीओ में आया था 27। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क में आया था अराउंड 25 और एसबीआई क्लर्क का तो स्कोर नहीं मालूम। अच्छा, चलो बढ़िया। तो आप स्टडी और मॉक्स से, मतलब इंग्लिश आप सिर्फ मॉक्स में देता हूँ। मॉक्स में कभी इंग्लिश स्किप कर देता जब सिग्मा को क्वांट रीजनिंग देना होता था, पर एग्जाम से पहले एक हफ्ता पहले रेगुलर जब फुल मॉक्स देता था तभी जो इंग्लिश पढ़ते थे। ओके। चलो बहुत बढ़िया। नीलाद्री, अपना माइक ऑन कर लो, बता दो इंग्लिश जीए के आपने क्या सोर्सेस फॉलो किए? यस सर, जैसे पहले के 2 दोस्त बताए, इस साल के इंग्लिश और जीए में ही सबका गेम चेंजर रहा है। अच्छा। क्योंकि सर मैथ्स और रीजनिंग हर एक मेंस में इस साल अच्छा लेवल का ही आया था। अच्छा लेवल का था, बिल्कुल सही बोल। तो इंग्लिश के लिए सर मैं निमिषा मैम का एक एडिटोरियल वीडियो रहता था हर रोज सुबह। अच्छा। वो मैं देखता था। उसमें सर मैम आरसी करवाती थी और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहती थी वो भी करवाती थी। तो ये फ्री है? फ्री मैम की यूट्यूब? यस सर, फ्री मैम का यूट्यूब जो चैनल है, यूट्यूब चैनल में उसी में था। दिन में हर रोज करवाती थी। चलो बहुत बढ़िया। यस सर, उससे आरसी का प्रैक्टिस रेगुलर हो जाता था मेरा। अच्छा, आरसी का प्रैक्टिस हो जाता? यस सर, क्योंकि मेंस में अगर आरसी मैं कंप्लीट कर पाता हूँ तो वहां से 10 नंबर के लगभग हो जाता था।
और उसके अलावा सर मॉक्स देता था, क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस तो सर बहुत लिमिटेड रहता है, बस उसी में मॉक्स देके हमको इम्प्रूव करना पड़ता है हर रोज। चलो बढ़िया बढ़िया। तो और इंग्लिश के लिए यही था, और जीए के लिए सर मेरा अफेयर्स क्लाउड का वीकली वीडियो रहता है, वो मैं फॉलो करता था। और एग्जाम्स के पहले ऑलिव बोर्ड में शीतल मैम का एक वीडियो रहता था, अच्छा मैराथन और टॉपिक वाइज भी रहता था, वो मैं देखता था एग्जाम के पहले। अच्छा अच्छा, तो ओनली बोर्ड वाला शीतल मैम वाला वीडियो, अफेयर्स क्लाउड का वीकली वाला कर, वीकली वीडियो, और अफेयर्स क्लाउड का एक मंथली पीडीएफ निकलता है सर। मंथली पीडीएफ भी निकलता है वो भी। यस सर। और कितने महीने पहले तक का किया था जीए का आपने? 4 सर महीने? जीए का मैं जैसे आरआरबी पीओ का मेंस दिया था, तो मेरा जुलाई से स्टार्ट हुआ था, तो वो कंटिन्यू हर एक एग्जाम के लिए करता जा रहा था। तो अच्छा, एक लास्ट बार स्टार्ट एग्जाम, हो गया तो हाँ वही हो गया कि ठीक है ठीक यस सर, एक बार स्टार्ट होने से वो रिपीट होते जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आकाश फटाफट से बता दो इंग्लिश और जीए के आपके सोर्सेज। इंग्लिश के लिए तो मेनली सर मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, और सर स्टेट्समैन, उसका सर्कुलेशन थोड़ा कम है बट इट्स वेरी गुड एडिटोरियल में। एंड वो नॉर्मली हिंदू इज आल्सो नाइस, पर मुझे स्टेट्समैन लगा हुआ था तो मैं वो पढ़ता था। एंड अदरवाइज स्टेट्स में इंग्लिश में मुझे उतने प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही हूँ, आईसीएसई बोर्ड से ही हूँ। अच्छा अच्छा, वहाँ से पहले मेरा से हेल्प हो अच्छी गया। थी, पहले से हाँ अच्छी थी तो नॉर्मल मॉक वॉक देख के भी हो जाता था, और हाँ नॉर्मल। और जीए? जीए के लिए अफेयर्स क्लाउड और दूसरे एक यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन जो क्लासेस रहते थे मॉर्निंग में 8 बजे, वो वाले फॉलो करते हैं कुछ कुछ। किसकी क्लासेस? बायजूस के। बायजूस वाले की? अच्छा, बायजूस वाले की क्लासेस करते थे मॉर्निंग, कोई टीचर होंगे? हाँ हाँ का टीचर का? सर टीचर का नाम याद नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो बायजूस वाली मॉर्निंग वाली जो भी क्लास रहती थी, एक डेली रहती है वो, और साथ ही साथ आपके अफेयर्स क्लाउड। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया आकाश। अक्षय बताओ जल्दी से। हेलो सर। सर इंग्लिश के लिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी, सबसे पहले मैंने एक मॉक लगाई स्मार्टकिडा में। तो इससे मुझे समझ आया कि मेरा कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि मैं द हिंदू रेगुलरली पढ़ता था, कॉम्प्रहेंशन में मुझे इतनी इश्यूज नहीं है। बाकी के जो प्रॉब्लम्स, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जहाँ मेरे मार्क्स नंबर कम आ रहे थे, तो उसके लिए मैंने अड्डा 24/7 के संतोष रे सर के वीडियोस देखे, बहुत हेल्पफुल थे। अच्छा अच्छा। हाँ सर। एंड फिर स्मार्ट किडा के सेक्शनल मार्क्स धीरे धीरे लगाए, तो मुझे मेरे नंबर आ गए। इस बार पीओ में मेंस में मुझे 33.75 आए इंग्लिश। अरे वाह यार, खाली कर दिया ये पीओ में। इंग्लिश हेल्पफुल रहा। चलो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इंग्लिश पहले से अच्छी थी या फिर अभी नई नई अच्छी हुई है? पहले से मतलब कॉम्प्रिहेंशन में अच्छी थी, मैं बाद में बताया ना, ये पैरा जंबल्स, इडियम्स, एरर डिटेक्शन, ये मेरे वीक थे। तो इसे मैंने मतलब मैं इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले बच्चों को एक मॉक दे दो, स्मार्ट किडा कोई भी प्रैक्टिस मॉक, तो उसे मॉक से पता चल जाए। मुझे एक मॉक देने से पता चल गया कि ये मेरे वीकनेस है, तो इस पे सुधारने। और द हिंदू पढ़ते टाइम बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें पता नहीं रहेंगे। तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि बच्चों को गूगल करे, ईगो पे मत ना ले कि चलो ये तो जाने दो, टेक दोस वर्ड, मतलब एक बार जाके गूगल करो व्हाट इज दिस मीनिंग एंड सेंटेंस, गूगल में मिल जाता है ना। वो एक ईगो पे नहीं लेना कि ये मुझे नहीं आता, वी हैव टू थोड़ा वर्क, थोड़ा हार्ड वर्क उसमें पुट इन करो। चलो बढ़िया। एंड जी, एंड कंसिडरिंग जीए में स्टार्टिंग में मैं आशीष गौतम सर के अड्डा 24 के रोज मॉर्निंग के वीडियोस रहते थे, वो देखा करता था स्टार्टिंग बिगिनिंग मार्च अप्रैल के टाइम में, मैंने लास्ट ईयर शुरू की थी। तो क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था बैंकिंग वगैरह में कैसे जीए पूछे जाते हैं, तो इससे मुझे थोड़ा आइडिया लग गया किस किस टाइप के जीए क्वेश्चन, स्टैटिक जीए क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने अफेयर्स क्लाउड के वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज वो 300-400 पेजेस के होते हैं, वो एक बार रीड करने के बाद रिवाइज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सो जो वीकली पीडीएफ होते हैं उसमें सिर्फ 30-35 पेजेस रहते हैं। वो हमारा मतलब 3-4 डेज के टारगेट में आज 10 पेज, नेक्स्ट 5-7 पेज, वैसे मतलब हो जाता है, ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहता। 1 आवर हम डेली दे के हो जाता है। तो वीकली पीडीएफ ऐसे कवर होगा। और उसके बाद अफेयर्स क्लाउड में ही टॉप 100 एमसीक्यूज, पॉकेट पीडीएफ ऐसे करके आते हैं पीडीएफ। वो एग्जाम जब प्रीलिम्स का रिजल्ट होने के बाद, जब लास्ट 7 डेज 10 डेज जो होता है ना, उसमें ये टॉप 100 एमसीक्यू, टॉप 200 एमसीक्यूज मैंने किए थे। एंड देन एग्जाम के मतलब एक वीक पहले या फिर 3-4 ऑली बोर्ड के, जैसे लास्ट फ्रेंड ने बताया कि शीतल मैम के मैराथन वीडियोस थे 500 एमसीक्यूज,
200 MCQ, उससे रिवीजन हो, क्योंकि पहले जाके, क्योंकि एग्जाम के टाइम बाकी के जो मंथ्स जो हमने किए 200-300 पे जो एक साथ रिवीजन होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे वीडियोस में मतलब हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाता है। और करंट अफेयर्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि 2 हाथ से ज्यादा, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा मतलब हम पिक भी नहीं कर, थोड़ा करंट है इस बार, तो 2 इस बार पीओ में करंट अफेयर जीए मुझे 24 मिले। चलो बढ़िया। चलिए रोहन, फटाफट बताओ यार अपने सोर्सेस इंग्लिश और जीए के क्या क्या फॉलो किए, कैसे किए? सर तो सर सबसे पहले तो मैं इंग्लिश मीडियम से था सर इनिशियली, तो इंग्लिश सर वैसे लैंग्वेज में थोड़ी वैसे इशू नहीं रहा सर। अच्छा। और फिर भी सर जैसे जो मेरे बाकी दोस्त हैं उनसे बातचीत करी, उसके हिसाब से जो मेरे को पता लगा सर, इंग्लिश में मेरे ख्याल से सर जो कीवर्ड है यहाँ पे जो काम करेगा सर वो है वीडियोस देखने के बजाय सर रीड ज्यादा करना। उसके लिए सर जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर ही हो, किसी की चॉइस होती है, जैसे कुछ फिक्शन पढ़ना हो गया, किसी की नॉन फिक्शन चॉइस होती है सर, किसी को ड्रामा पढ़ना पसंद है, तो आप वो परचेज करें और उसको सबसे पहले रीडिंग की हैबिट बनाएं, क्योंकि इंग्लिश जो बैंकिंग की जो इंग्लिश है सर, मैंने इस बार एसएससी भी किया सर, उसमें 305 ऐसे मेरे, तो सर जो बैंकिंग की इंग्लिश है सर वो मेरे ख्याल से सर कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा रिक्वायर करती है बजाय रूल्स के। तो सर वो अगर हमारी लॉन्ग रीडिंग की हैबिट है सर, तो उसको मेरे को लगता नहीं सर कि उसमें हम ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो जो भी ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश हमें आती नहीं है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एट द अर्लीस्ट पॉसिबल आप रीडिंग शुरू करें। और रीडिंग में भी सर जैसे अगर हमने न्यूज़पेपर को पिकअप किया तो उससे सर कुछ चीजें और डेवलप होंगी सर, जैसे कि हमारा जो चीजें है वो रिलेवेंट रह पाएंगे हम उसके, और रेगुलर जो हमारे जो उसके रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो अपडेट होती रहेगी। तो सर इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूंगा एक एस्पिरेंट को कि वो जल्दी से जल्दी एक न्यूज़पेपर पकड़े और उसको पढ़ना शुरू करे। उसके अलावा सर वर्ड्स के लिए सर मैं काम करता था सर, जैसे वर्ड्स को रिटेन करने के लिए मैं, तो जैसे कोई भी वर्ड आया सर मैं तो उसको सर नोट डाउन किया और उसके ऊपर उससे रिलेवेंट कोई सेंटेंस बना लिया। सपोज पेनल्टीमेट, तो उसका मतलब होता है आखिरी से पहला पेनल्टीमेट, तो इस आखिरी से पहला मतलब कि जैसे हमारा एग्जाम जो सेकंड लास्ट का वो एसबीआई क्लर्क था सर, मैं तो एसबीआई क्लर्क इज माय पेनल्टीमेट एग्जाम दिस ईयर, तो ऐसे करके मैंने जो सेंटेंसेस है सर वो बनाए। तो उससे सर जो मेमोरी है सर, तो वो मेमोरी में सर थोड़ा वो जो नए वर्ड्स थे सीखने के लिए सर वो रिटेन करने में सर हेल्पफुल रही। उसके अलावा सर जीए पे, तो सर जीए पे मेरा पहला तो सजेशन वही है कि सर आप न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप रिलेवेंट रहेंगे नई चीजों जितने भी जो भी आ रही हैं सर। और उसके अलावा सर मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि जैसे कोई भी एक सोर्स हो, कोई भी एक सोर्स है वो अगर आपको आप उसके कंपेटेबल उस टीचर पर्टिकुलर टीचर के, तो आप उनको से आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़े लेकिन आप उनको फॉलो करें। मैंने स्टडी आई की गौरव गर्ग सर को फॉलो किया सर रेगुलरली, उनकी वीडियो सर, लेकिन एक चीज मैंने की सर, जैसे कुछ बच्चे पीडीएफ निकलवाते हैं उनकी और उसके बाद उस पे वो वीडियो पोस्ट करते हैं। मेरा सर पर्सनल सजेशन उनको ये रहेगा कि आप वीडियोस ना निकलवा के आप एक नोटबुक बनाएं और अपनी हैंडराइटिंग में तो उस वीडियोस का जो कंटेंट है वो अपने वर्ड्स में लिखें, ना कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करने से। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन उनको रहेगा। उसके बाद अपने स्टडी आईक्यू गौरव गर्ग वाले सर का, और ये बोलते हैं कि अपने खुद के नोट्स तैयार करो यार, जो खुद में रिवाइज भी जब करोगे, एक तो खुद लिखते हो तो याद होना थोड़ा सा इजी हो जाता है और बाद में रिवीज इजी हो जाता है। चलो बहुत बहुत एक छोटी सी चीज और ऐड करनी, जैसे मॉक्स होते हैं, मॉक्स में हम क्वेश्चंस देखते हैं, तो उस क्वेश्चन को सर हम गूगल पे जाके सर्च करके उसका एक आर्टिकल रीड कर लेते हैं। जैसे मतलब मेरे को याद आ रहा है सर अभी भी एसबीआई क्लर्क मेंस में सर एक एनबीएफसीज कितनी अपर लेयर कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करी थी, तो मैंने ये एक मॉक में आया था कहीं और मैंने गूगल पे डाला तो आरबीआई की वेबसाइट पे जो आर्टिकल आया था खुद, तो वो वहां से पढ़ लिया सर मैंने, एक्सेप्ट जो ऑथेंटिक सोर्स है सर वहां से पढ़ लिया मैं। तो एग्जाम में मेरे को एग्जैक्ट आइडिया आया था उस क्वेश्चन का, लेकिन सर मेरी मेमोरी में वो आर्टिकल मुझे ऐसे कैसे दिख रहा था और मेरे को 16 जो एनबीएफसी है जिनको पर लेयर काउंट किया गया सर वो दिख रहा है। तो इसलिए सर मैं ये कोशिश करूंगा कि जब भी आप मॉक दें उसके बाद जो एनालिसिस है उस एनालिसिस को आप उस वो जो लिखी हुई है उससे ना पढ़ें, उसको आप गूगल सर्च पे जाएं और जो ऑथेंटिक सोर्स है जैसे पीआईबी हो गया उनके जो आर्टिकल्स आते हैं आप उनसे पढ़ें सर, आपकी रिटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये मेरा एक एक्सपीरियंस कोई कोशिश है। चलो ठीक है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट जल्दी बताइए और थोड़ा सा ब्रीफ रखो यार, नहीं तो अपने इंग्लिश की बात करते रहेंगे 1 घंटे तक। नेक्स्ट इन लाइन कौन है? रजत बता दो। रजत दाल। जी सर। सर एक्चुअली
एक्चुअली मेरा एक कुछ लॉन्ग जर्नी नहीं रहा है। आई मीन लाइक लेट जुलाई से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन वगैरह। तो करंट अफेयर्स तो ऐसे ज़्यादा कवर नहीं कर पाया, मैं जस्ट अक्टूबर का किया था। तो मैंने उनके लिए एक अभिजीत मिश्रा सर है, वो यूट्यूब पर आई मीन सुबह मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। उनके साथ जब वो पढ़ाते थे तब साथ में मैं खुद से एक नोट्स बनाता था, क्योंकि एक रेडीमेड तरीके से आपको जब मिलता है और उसको आप मगअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रादर देन आपको आप खुद से जब बनाते हैं तब। और जी सर, और वीकली साथ में, क्योंकि सर का जो था वो काफी कंटेंट जो सेम था, वो अफेयर्स क्लाउड का पूरा कंटेंट सेम ही लग रहा था। तो वीकली भी आप जब उसके साथ में कर रहे हो तो वो आपका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस बैठ जाता था। तो इस तरीके से मैंने सीए का किया था। और सर इंग्लिश के लिए सर एज सच मैं सीबीएसई बैकग्राउंड से था, तो उतना ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। आई मीन लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एडिटोरियल ही पढ़े, आप कोई भी अपने मर्जी से आर्टिकल पढ़े, लेकिन आपको एक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। और साइमल्टेनियसली एक हार्ड कॉपी के अलावा आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के उसमें बैठना वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रैक्टिस मॉक में सर क्विज होते हैं, सेक्शनल क्विजेस वगैरह होते हैं। आई मीन तो टॉपिक वाइज जो था उसको बैठ के मैं प्रैक्टिस करता था, ताकि कम ड्यूरेशन में वो ज्यादा मैं कर पाऊँ। तो इस तरीके से रहा, आरसी का इस तरीके से किया सर। बढ़िया बढ़िया, चलिए धन्यवाद रोहित। पीयूष जल्दी से बता दो क्या क्या सोर्सेज रहे अपने इंग्लिश और जीए के। सर एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी एट दैट टाइम इंग्लिश में जो मैं मॉक्स देता था प्री के टेक्स्ट बुक के, उस समय 10-11 मिस्टेक्स हो जाती थी 30 में से। बट दिस ईयर आई थिंक मैंने 8 मेंस दिए हैं और सबके अंदर मतलब इंग्लिश में मेरा स्कोर 30+ रहा है। इवन सीजीएल में भी 45 में से 40 क्वेश्चन सही रहे। तो मुझे जो लगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी टीचर, आपको खुद सेल्फ रीडिंग करनी चाहिए। और रीडिंग से जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। अगर कोई मतलब बिगिनर अभी स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसको एडवाइज नहीं करूंगा कि उसे किसी न्यूज़पेपर एडिटोरियल को उठाना चाहिए, बिकॉज पढ़ भी लेंगे हम लोग इवन, लेकिन वो बहुत हो जाता है टास्क और आप ज्यादा टाइम तक उसे कंटिन्यू कर नहीं पाओगे अच्छे से। तो उसके मैं एक सोर्स बता सकता हूँ कि टेलीग्राम पे एक चैनल है इंग्लिश माध्यम नाम से, वहाँ वो लोग बस एक या 2 एडिटोरियल्स अपने बना के देते हैं। उसके साथ वो अपने 5-6 पेजेस भी होते हैं उनके, जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे किसी वर्ड पे तो उसका मीनिंग आ जाएगा। फिर उस एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। अच्छा, तो बहुत हेल्प कर सकता है किसी भी बिगिनर को। और इसके अलावा मैं क्या नाम बताया टेलीग्राम वाले का? इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम, यस सर। और मैं वही सजेशन दूंगा। और इसके अलावा इंग्लिश को बेटर करने का जो एक्चुअल तरीका होगा वो होगा आप सेक्शनल मॉक्स दें, जैसे स्मार्ट डेटा के जो इंग्लिश है, या फिर टेस्ट में आप जा करके सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। आरबीआई असिस्टेंट के इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स, धीरे धीरे एसबीआई पीओ तक जा सकते हैं। और क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हम सीख नहीं पाते जब हम न्यूज़पेपर से करते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए जब तक क्वेश्चन हमें मिलते नहीं है और तब तक हम उससे निकाल नहीं पाते इन्फॉर्मेशन को। और एक्चुअली में वही चीज मैटर करती है एग्जाम में। एक्सेप्ट दैट सर, जीके के लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ फॉलो की है। इसके लिए और जीके के लिए मैंने कपिल काटपाल सर को भी फॉलो किया था। अच्छा। और जीके के लिए बस मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा मंथ्स कवर करने से बेहतर है कि 3 to 4 मंथ्स को अब मैक्सिमम टाइम रिवाइज करके जाइए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। निर्मल अपना जीए और इंग्लिश का सोर्स है थोड़ा जल्दी। यस सर, मैं एक्चुअल में हिंदी मीडियम से था तो इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम आया था स्टार्टिंग में। मैंने ग्रामर की थी। अनअकैडमी पे एक टीचर थे अपने क्या नाम था उनका, नाम एक्चुअल मेरे को याद नहीं आ रहा, बट अनअकैडमी टीचर अब वो नहीं है एक्चुअल अनअकैडमी के साथ, बट पहले थे। तो उनके साथ मैं इंग्लिश कर रहा था, मेरा बहुत सही जा रहा था। ग्रामर मैंने वहां से कर लिया था। फिर मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था, ग्रामर को पोर्शन तो नंबर आ जा रहे थे, बट वो बहुत कम पोर्शन था, वो नंबर का बहुत कम था। तो मेरे को है ना फ्रेंड ने बोला था कि एक्चुअल में न्यूज़पेपर पढ़ तो उससे होगा। तो उसमें भी मैंने गलती कर दी, मैं सिर्फ एडिटोरियल कर रहा था। तो एक्चुअल मेरे स्टार्टिंग में मेरे प्री थोड़े कम निकलने लगे क्योंकि मैं इंग्लिश पे ध्यान दे नहीं रहा था। बट उसके बाद मैंने है ना पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा और ज्यादा से ज्यादा ध्यान मैंने कॉम्प्रिहेंशन दिया। अच्छा। तो मेरे सेकंड ईयर में सर मेरे सारे प्री निकल गए और मेंस में भी मेरे अच्छे खासे नंबर थे। जैसे आईबीपीएस पीओ में मैंने ना कम ही अटेंड किए थे, उसमें भी मेरे 20 नंबर थे, और आईबीपीएस क्लर्क में मेरे अभी 26 नंबर है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड
क्योंकि मैंने इतने ही किए थे, ज्यादा किए भी नहीं थे, उसमें से इतने नंबर आए तो ठीक थे। और मैं तो यही बोलूंगा कि सिर्फ न्यूज़पेपर पे ज्यादा ध्यान दो, और जितना हो सके कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कहीं से भी, जरूर नहीं न्यूज़पेपर, बट कॉम्प्रिहेंशन जितना ध्यान दोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। और जीए का तो सर क्या बताऊं, जीए तो मैंने बहुत गलतियां की थी। जीए मैंने ना इधर उधर से फिर क्विज में वगैरह बहुत गलतियां की थी, तो मेरे जीए में नंबर भी कम थे। बट अब मैं कुछ चार महीनों से मैं बहुत ही जीए में सही चल रहा हूँ। और वो है, मैं स्टडी आईक्यू के जो टीचर है उनका डेली वीडियो देखता हूँ, और वापस से रात को पीडीएफ भी करता हूँ। तो उससे मेरा बहुत ज्यादा बेटर हो चुका है अभी। बट जब मैं एग्जाम दे रहा था तब मेरी बहुत गलतियां थी जीए में। चलो वेरी गुड निर्मल। अभिमन्यु, अब अपना इंग्लिश और जीए का सोर्स बता दो, क्या क्या किया, कैसे किया। सर इंग्लिश में तो मेरे शुरू से ठीक ही थी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई। मॉक में नंबर ठीक आ रहे थे। और रीडिंग बताऊंगा सर, रीडिंग कर रहा था मैं, बस उसी से मेरा इंग्लिश में ठीक रहा। जैसे आईबीपीएस क्लर्क जो क्वालिफाई हुआ उसमें मैंने 33 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 25.5 मार्क्स आए उसमें। तो इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। और जीए के लिए सर शुरू में अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ है वो फॉलो कर रहा था, लेकिन बाद में ईयर एंड आते आते मैं स्टडी आईक्यू पे शिफ्ट हो गया था सर, जो गौरव गर्ग सर है उनके प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, वहां से जीए मैंने की। अच्छा, चलो बढ़िया। और कोई बचा है क्या? बाकी किसी की शक्ल तो नहीं दिख रही, बच्चे तो वही दिख रहे हैं। सर वो इंग्लिश टीचर का नाम याद आ गया, और तरुण ग्रोवर नाम से था। अच्छा, तरुण सर, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अब एक्चुअल में नहीं है वहाँ पे। अच्छा, अब नहीं, अन अकेडमी पे नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, तो अन अकेडमी पे होता रहता है। सर मेरा इंग्लिश का मैं तो सीबीएसई बैकग्राउंड का हूँ, फिर भी मैं हिंदू का एडिटोरियल पढ़ता था। फिर पढ़ के उसका एक मेन आइडिया, हर एक पैसेज में एक रहता है, एक मेन आइडिया किसके अंदर उसका मतलब आपस में वो एक कनेक्टिंग रहता है, सभी चीज एक मेन आइडिया रहता है। तो वही ढूंढना था, मतलब वो मेरा टारगेट था। फिर मैं लिख लेता था, जब मैं कुछ पढ़ दिया उसको मेरे अपने ही लैंग्वेज में मैं लिख लेता था, तो उससे मेरा ग्रामर और रीडिंग हो जाता था, तो कॉम्प्रिहेंशन ऐसे हो गया। फिर सर जीए में मैंने डेली वीडियोस देख रहा हूँ, हर दिन सुबह 1.5 घंटे में जीए पढ़ूंगा और उसको लिखूंगा। वो जीए मेरा बहुत खराब जाता था, अच्छा नहीं जाता था, तो इसलिए मैं हर वक्त मैं जीए पढ़ूंगा, उसको लिखूंगा। फिर वही अफेयर्स क्लाउड में डेली वीडियोस में देखता था, उससे मैं नोट डाउन करता। तो और सर एग्जाम के वक्त वो मैराथन वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे, तो वो जरूर कंसिडर करेंगे। लास्ट वीक में मैराथन वगैरह वाले वीडियोस वो रिवाइज करने में वो हेल्प करेंगे, ऑलिव बोर्ड में वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट और कोई बच्चे हैं तो बता दो। आकांक्षा है, विकी है, आई थिंक पुरुषोत्तम भी बच्चे हैं। नहीं, पुरुषोत्तम ने तो बता दिया था, पुरुषोत्तम ने नहीं बताया। आकांक्षा, चलो आप बता दो, पहले आप बता दो। सर इंग्लिश के लिए एक्चुअली मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी सीबीएसई था। और हर मेंस में मेरे 30+ ही मार्क्स आए हैं। मैं सिर्फ जब भी मेरा मन करता था तो मैं एक आर्टिकल पढ़ लेती थी, कोई भी अपना इंटरेस्ट का, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब। मैंने उसके लिए कुछ फॉलो नहीं किया था, बाकी मॉक टेस्ट से हो गया था इंग्लिश। और जीए मैंने एक वीडियो सोर्स और एक पीडीएफ सोर्स रखा था। वीडियो सोर्स के लिए मैं अभिजीत मिश्रा सर को फॉलो करती थी, और पीडीएफ के लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड वीकली पीडीएफ फॉलो किया था। और आपके क्या मार्क्स क्या रहे थे? सर आरआरबीपीओ मेंस में मेरे 34 मार्क्स थे इंग्लिश में, एंड एसबीआई क्लर्क तो एंड आईबीपीएस क्लर्क में 31 थे। बढ़िया। हाँ जी, विकी, कोई भी जो भी है अवेलेबल बता दो फटाफट से, फिर अपने क्वांट्री की तरफ चलते हैं। हेलो सर, एक्चुअली ट्रेडिशनली मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, तो फिर मैं जीए पे आ जाओ। अपने इंग्लिश जिनका पहले वो तो कोई टिप्स दे ही नहीं सकते। जैसे मेरे से बच्चे पूछते हैं, बहुत बच्चे, इंग्लिश सर कैसे करें, मैंने कहा मैं तो बता ही नहीं सकता तुम्हें। अब जिसको पहले से ही तैयारी करने से पहले वो चीजें आती है, वो बाकी को कैसे बताएगा जिसको कुछ आता ही नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों में और वो बड़ा अलग हो जाता है, उसको आप टिप्स नहीं दे सकते ना, वो वाली बात है। कोई नहीं, आपका इंग्लिश आपका पहले से अच्छा था क्या? मतलब इंग्लिश में आपको अलग से एफर्ट डालना पड़ा था क्या? जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि परेशान रहते हैं इंग्लिश,
ये सर हमें आती नहीं सर, मेरा इंग्लिश पहले से ही स्ट्रांग था, तो मैं एडिटोरियल्स पढ़ के ही मेरा काम हो जाता था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्टिव के लिए एनसीईआरटी का एक पीडीएफ आता है, उसमें लेटर राइटिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो कुछ बेसिक चीजें उसमें एक्चुअल फॉर्मेट फॉलो करने का दिया हुआ है डिटेल में। और जैसे कि हम लोग लेटर के एंड में थैंकिंग यू लिखते हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में उस पीडीएफ में बताया गया है कि हैंगिंग पार्टिसिपल्स यूज नहीं करने हैं, थैंक यू ही सिर्फ लिखना है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें उस पीडीएफ में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में लेटर राइटिंग फॉर्मेट करके हैं। और डिस्क्रिप्टिव में क्योंकि ये कंप्यूटर से टेस्ट होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर, इन पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। हमें कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब एकदम छोटी छोटी बातों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी इस डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हम ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। भले ही हम सिंपल सेंटेंसेस लिखे, लेकिन वो काफी इफेक्टिव रहते हैं। लास्ट ईयर मैंने डिस्क्रिप्टिव में 21.5 स्कोर किया था, तो इसी चीज को फॉलो करते हुए। चलो बढ़िया, डिस्क्रिप्टिव में अच्छे नंबर है काफी ज्यादा। वैसे डिस्क्रिप्टिव का वैसे मैं भी यही बताता हूँ कि मैं भी जब एसबीआई में जब दिया था तो अच्छे नंबर आए थे मेरे भी। जब मैंने एसबीआई दिया था ना, तो मेरे सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश में ही थे, क्योंकि उस टाइम वो जीआरई की प्रिपरेशन मैंने की थी। बाहर जाने के लिए बाहर तो गया नहीं, बस फॉर्म ही भरा था। मेरे दोस्त चले गए थे सब बाहर, मैं तो गया नहीं। तो मेरे तो एक तो नंबर थोड़े कम आए थे और कॉलेज तो, पर वो इंग्लिश की तैयारी का फायदा ये हो गया था कि वो डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे नंबर आ गए, बाकी इसमें मेंस में इंग्लिश में काफी अच्छे नंबर आ गए। तो वो इंग्लिश तो अच्छी हो तो उससे फायदा, वो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद, फिर इजी हो जाती है जो चीज। जैसे लैंग्वेज का फायदा ये है कि आपको आती है तो आती है, वो उसको जाने में काफी टाइम लग जाता है। अब जैसे क्वांट और रीजनिंग है, आपने प्रैक्टिस करना कुछ टाइम छोड़ा, स्पीड भी कम हो जाएगी, चीजें सॉल्व करना भी कम हो जाएगी। पर लैंग्वेज जो होती है ना, ऐसे नहीं। अब अपने कुछ दिनों तक, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का आपने कुछ टाइम ना करे तो ऐसे खराब हो जाएंगे। थोड़ी सी कम होगी तो भी वो बहुत जल्दी आ भी जाएगी, क्योंकि वो लैंग्वेज है। तो जिनको आती है उनके पास वो एडवांटेज तो रहता है। और ऊपर से मार्क्स जो वेटेज है, जैसे डिस्क्रिप्टिव है, साथ में खुद इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज कितना अच्छा है, तो वो सबसे बड़ा वो वेटेज बन जाता है एक तरह से मीन्स में, स्पेशली पीओ एग्जाम्स में। तो आपको पता ही वो तो ही। अच्छा जी, कहाँ गए विकी? जीए का यार थोड़ा जल्दी बता दो, अपने बहुत ज्यादा ओवर हो गया। आप सब लोग बहुत ज्यादा, मेरे को पता ही नहीं था सब इतने ज्यादा इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर पाओगे यार आप। मेरे को लग रहा है आप सब टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, इससे बढ़िया। सर जीए के लिए मैं पहले शुरुआत में वीडियो सोर्स फॉलो करता था, आशीष गौतम सर का, अड्डा 247 में। उसके बाद इवेंचुअली मैं सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू ही डेली के जीके करता था और उसके क्विज देता था। और जब एग्जामिनेशन पास आ गया तो मैं जो कंपाइलेशंस होते मंथली शॉर्ट वाले, मतलब जो 50 पेजेस या 100 पेजेस वाले, नॉट बल्कि वाले, तो वो वाले मैं फॉलो करता था, इधर ऑलिव बोर्ड या फिर अफेयर्स पे। तो इसके थ्रू मैंने जीके की प्रिपरेशन की, और मैंने स्टैटिक अवेयरनेस का भी प्रिपरेशन किया था। और उसके लिए मैंने जो नेशनल पार्क ये सब वगैरह अफेयर्स क्लाउड के वेबसाइट पे जाके ही पढ़ा। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब और कोई बच्चा है क्या? सर इंग्लिश के लिए थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। कुछ एडिशनल ऐड है तो वही बताना, ऑलरेडी बच्चों ने पूरी बता दी है। एडिशनली बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए सर स्ट्रेटेजी, जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे भी स्ट्रेटेजी आप किस तरह से क्वेश्चन पिक करते हो वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हमेशा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो लास्ट में मुझे बनाना था, इवन प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगता है जो आपके शुरू के 8-10 मिनट वो लेकर के चले जाते हैं अराउंड पूरा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में। तो फर्स्ट ट्राई करें जो पहले जो भी कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके बाकी सारा पहले फर्स्ट अटेम्प्ट मैं जैसे करता था, और कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में रखता था। क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंशन में 1-2 अगर क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, कुछ ऐसे जो डिटेल जो मतलब पूरे एनालिसिस के बाद जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे थीम क्या है या कोई और इंटरनल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जिसमें टाइम लगता है, तो ऐसा क्वेश्चन आप 1-2 लास्ट में स्किप भी कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन में।
से आपका ये होगा कॉम्प्रिहेंशन अगर पहले बनाने चले जाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, जो टाइम लग जाएगा ज्यादा और लास्ट में आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो मार्क्स में ये आ जाता है। बढ़िया बढ़िया इंसाइट, अच्छी इंसाइट दे दी। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ तो अब अपने 1 मिनट अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वांट से। तो क्वांट्स का सबसे पहले जिन बच्चों से बात नहीं हुई उन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं। श्रेयसी अवेलेबल है तो बताना, अभिमन्यु से भी बात नहीं हो पाई, तो श्रेयसी अभिमन्यु में से कोई भी अवेलेबल? हाँ सर। हाँ हाँ सर, मैंने क्वांट्स में तो शुरू से ही आशीष सर को फॉलो किया था। अच्छा, और मुझे आशीष अरोड़ा सर को? हाँ हाँ सर। और गाइडली का जो बांडल पीडीएफ होता था, हाँ जी, उसमें जो एसबीआई पीओ मेंस का जो पीडीएफ होता था उनसे सॉल्व करती थी। अच्छा उससे मुझे काफी हेल्प हुआ था। और वंस बस इतना ही था मेरा। तो आपके आईबीपीएस पीओ में स्कोर क्या था क्वांट्स में? 107 था, कुछ खास नहीं था। काफी मुश्किल था आईबीपीएस पीओ के क्वांट्स का। ज्यादातर मेरे सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भेजा था उनके बहुत ज्यादा नंबर नहीं थे, आईबीपीएस पीओ का काफी डिफिकल्ट था। अच्छा, हाँ सर। आपके सारे सेक्शंस में से क्वांट सबसे, मतलब अगर स्ट्रेंथ्स के टर्म्स में बात करें तो क्वांट सबसे वीक था क्या? नो सर, ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस था उसमें क्वांट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स मिला था, 27.75 था। 27.75, यार ये बहुत अच्छे नंबर है। आईबीपीएस पीओ का क्वांट्स बहुत ही मुश्किल आया था क्या? 27.75? मेरा अच्छा नहीं गया था। अच्छा नहीं गया था, वो तो होता ही है यार, कई एग्जाम्स अपने देते हैं तो ये तो हो ही जाता है। तो आशीष अरोड़ा को फॉलो किया और गाइडली से आपने प्रैक्टिस की, ठीक है? यही वेरी गुड। अब अभिमन्यु अगर अवेलेबल है तो अभिमन्यु अपना बता देना यार, नहीं तो फिर आगे मूव करेंगे। सर क्वांट के लिए तो कोई पर्टिकुलर फॉलो नहीं किया था मैंने, यूट्यूब से जो भी टीचर्स थे उनको देख रहा था। एक अरुण सर थे, उनका देखा था। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए। अच्छा अच्छा, प्रीलिम्स वहां से किया था। और सर क्वांट ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है मेरा, थोड़ा वीक है, अभी उस पर काम करना है। अच्छा, उस पर अभी भी काम करना है। चलो ठीक है, फिर अपने रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। पीयूष अपना बताओ कि क्वांट्स के क्या आपने किया और मेंस पे ज्यादा फोकस? ये सर मतलब ऐसा कोई एक सोल टीचर को मैंने फॉलो नहीं किया था, बिकॉज मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, तो उसमें काफी सारे टीचर्स को किया था। हालांकि मेंस के लिए लर्निंग कैप्सूल्स नाम का एक चैनल है, अच्छा, हर्षल सर का, हर्षल सर, उनसे भी पढ़ा था। मोहंती सर से भी उनकी भी मैं वीडियोस देखता था, वो जो मैराथन वगैरह के भी करवाते थे। बिकॉज ये लोग कौशिक मोहंती सर हो गया, आशीष अरोड़ा सर, क्या करियर डिफाइनर, कंटेंट बहुत अच्छा रहता है इसीलिए। हाँ बिल्कुल। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो जिनका कंटेंट आपको लगता है कि मेंस लेवल का है। अच्छा, मेंस लेवल का है, तो उधर तो यूट्यूब से वो सब करने से सफिशिएंट है। फिर मॉक्स क्या सेक्शन मॉक्स? यस सर, सेक्शनल मॉक्स या फिर मेंस के तो मॉक्स में लगाता ही था सबमिट करके, तो उससे भी काफी प्रैक्टिस होती है। और वो तो कहीं ना कहीं टीचर से पढ़ने से ज्यादा जरूरी भी है कि आप खुद ट्राई करें। अच्छा, बिकॉज एग्जाम में सिचुएशन अलग होती है, टाइम का प्रेशर होता है, तो उसको अच्छा नहीं, जैसे कि अपने पेपर के अंदर बच्चों का बड़ा सवाल ये पूछते हैं कि सर अर्थमेटिक पढ़ने से ही हो जाएगा क्या, या सिर्फ डीआई करने से ही हो जाएगा क्या, या सिर्फ वही करने से? आपकी भी ऐसा था या आपका ऐसा था? नहीं, मैं करके तो सब जाऊंगा, फिर वहां पर जो आसान होगा वो पहले कर लूंगा। यस सर, वही बहुत जरूरी है और मैंने भी पूरा किया हुआ है अर्थमेटिक। ऐसा आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज अभी आईबीपीएस पीओ मेंस का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं और बिल्कुल क्वेश्चन सारे वेरिएबल बेस्ड आए हुए थे। अच्छा, और आपको उतना टाइम मिलेगा नहीं। आपको अगर अर्थमेटिक दिख रही है आसान, तो पहले आपको उसी को बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है आप डीआई में टाइम इन्वेस्ट करो और उसे क्रैक नहीं कर पाओ, आपका टाइम बहुत चला जाएगा। अर्थमेटिक को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उस पर भी आपको पहले से कम उसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, नहीं तो डीआई भी नहीं बनेगी अर्थमेटिक बेस्ड। ओहो, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपने पूछ लेते हैं, किससे पूछे? यहाँ पर क्वांट्स के जिसने आईबीपीएस पीओ में अच्छे नंबर स्कोर किया वो बता दो मेरे को, क्योंकि वो बड़ा रेयर होता है आईबीपीएस पीओ में क्वांट्स के नंबर आने। आईबीपीएस पीओ में तो ठीक ही थे मेरे, 14 नंबर थे। और आईपीएस क्लर्क में मेरे अच्छे थे, 32 नंबर थे। 32 तो बहुत बढ़िया नंबर है। आप किसे फॉलो कर रहे थे? एक्चुअली मैं बताऊं ना, प्री तो सबने बता ही दिया कि चाहे आशीष सर से करो, कौशिक मोहंती से करो, सब अच्छे। मैंने प्री तो सबसे किया है, मतलब एक भी टीचर नहीं छोड़ा, मैंने सबसे किया है। बट
मेंस के लिए बच्चों को बहुत गलत लगता है और बहुत मिसकंसेप्शन है कि वो सोचते हैं कि वो जो रेशियो मेथड से करेंगे वो हो जाएगा या कोई ट्रिक लगा दी हो जाएगा। बट स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगा, अगर आपको मेंस में अच्छे नंबर चाहिए तो मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है हर्षल अग्रवाल सर को, और उनके मेथड थोड़े लॉन्ग होते हैं, एक्स वाई डालते हैं, लोग है ना वो देखते ही नहीं, वो सोचते हैं यार कौन करेगा, इतना लंबा है, एक्स वाई कौन डालेगा, रेशियो डालो ना। बट एक्चुअल में मेंस में एक्स वाई से और अच्छी से बेस मेथड से करने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जब वहां पे है ना आपका दिमाग नहीं चल रहा होता है ना, तो आप बेस मेथड से करो, आपका है ना मतलब धीरे धीरे ही बढ़ोगे, लेकिन आपके बढ़ जाओगे आगे, ऐसा नहीं होगा कहीं अटक नहीं जाओगे, बात ये बस इतनी है। और हर्षल अग्रवाल से ही मैंने किया मेंस तो, और मेरे को सर हर्षल एक अग्रवाल का मैं बहुत टीचर का और नाम लेना चाहूंगा जो मैं भूल गया। सर वो इनका यूट्यूब चैनल है, वेतरन नाम से है, यशराज सर है, तो वो उनका भी बहुत हाई क्वालिटी का होता है, और मैंने उनकी भी मैराथन्स वगैरह वो अक्सर लेते रहते हैं, वो भी काफी हार्ड वर्किंग है, मैंने अच्छा, उनको भी बहुत फॉलो किया है सर। अच्छा, चलो बढ़िया है। यशराज सर का, हर्षल सर का मेंस लेवल का कंटेंट अच्छा है, कौशिक सर का भी नाम ले रहे हैं। मैं सर इसमें एक एड ऑन मेंस का वैसे ज्यादा तो आप लोग मॉक वगैरह से ही प्रैक्टिस करते होंगे, मेरे को तो ऐसे लगता है। ज्यादातर तो मॉक ही रहता है, बट जो ऐसे होते हैं जैसे डीआई, कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स डीआई होती है, तो वो इनसे पढ़ने में आई थिंक बेटर है, क्योंकि वो समझा देता है। वो तो डेफिनेटली बेटर है यार, मॉक का एक सोल्यूशन देखना, और एक टीचर जब सोल्यूशन दिन रात जो बंडल गाइडली का जो बंडल पीडीएफ रहता है उसमें काफी टफ डीआई रहता है। अच्छा, कुछ इनोवेटिव डीआईज भी होते हैं जो हम लोग पहली बार मॉक्स में देखते हैं, तो अच्छा, वो सब का सॉल्यूशन अगर पहले हम लोग कई वीडियोस में देख के भी रहते हैं तो मॉक्स में करने में हेल्पफुल होता है उस टाइम। अच्छा, इनोवेटिव देखने से। और बाकी कोई इनपुट डालना चाहे तो बोल सकता है। वैसे सर इसमें एक बात बताइए, जब आप ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट में एक चीज पूछा तो फिर आप बता दो। अब कि जैसे पेपर में आप अटेम्प्ट करते हो, पेपर में सबसे ज्यादा आपको, जैसे कोई भी सवाल आप ले रहे हो, बहुत मुश्किल सवाल तो आप उठाओगे ही नहीं, वो तो देख के आप पहले ही डर जाओगे, उससे तो उल्टा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है कि इतने सारे मुश्किल सवाल हैं यार, ये क्या। क्योंकि मैं जब एसबीआई पीयू का जब मैंने पेपर दिया था ना, सबसे ज्यादा जब मैं दुखी हुआ था ना, वो क्वांट्स के पेपर में हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ पढ़ाई करके गया ही नहीं, पता नहीं क्या जख मार रहा था, क्या तैयारी कर रहा था, ये पेपर में क्या रखा है, इधर भटक रहे हैं, जैसे अपने भटकते हैं ना वैसे पेपर में भटक रहा था। मैंने कहा यार यहाँ से उठाऊं, यहाँ से कुछ ऐसा नहीं लग रहा, और सोच भी रहा हूँ कि हाँ यार ये कर सकते हैं, पर इसको करने में कितना टाइम लग जाएगा, इसमें कितनी चीजें अभी करनी बाकी है, करना भी स्टार्ट करें तो। अपने जैसे क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन उठाया था ना, वो ये था, ऐसा था कि मेरे को समझ आ गया, और मुझे ये भी पता चल गया है कि यार मैं इसको करूंगा, इसके बाद मैं बहुत ज्यादा चीजें कर नहीं पाऊंगा, ये करूंगा, इसमें भी मेरे को बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यूज बहुत अजीब लग रही थी। फिर मैंने क्वेश्चंस भी पढ़े उस पर, वो भी बड़े अजीब लग रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझे समझ आ गया, ये मैं सोल्व कर सकता हूँ, पर इसका ऐसा है कि अब इसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना, तो मेरे कोई नंबर नहीं आने वाले। तो आप लोग जब पेपर देने गए थे तो आपने कैसी चीजों को सेलेक्ट किया था और कौन कौन से, तो कोई भी एक उठा लो, कोई भी एक बंदा बता दो इसका। सर एक्चुअली आईबीपीएस पीओ मेंस का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और इसमें मेरे 14 मार्क्स आए क्वांट्स में, और अटेम्प्ट भी 14 मार्क्स पे किया था मैंने। तो इसमें पहले के जो 15-20 मिनट थे उसमें तो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं था, देखने में ही टाइम चला गया था, मुझे लग रहा था ये भी हार्ड है, अब मैं कुछ आसान ढूंढता हूँ, फिर हार्ड ही मिल रहा था, तो कुछ आसान था ही नहीं। फिर अल्टीमेटली एक डीआई थी जो थोड़ा बहुत याद आ रहा था मुझे, स्ट्राइक रेट बेस्ड एक डीआई थी, तो वो थोड़ा सा रिलेटेबल लग रही थी, थोड़ी आसान सी लग रही थी, तो उसको सॉल्व किया मैंने। देन उसके बाद एक कॉस्ट प्राइस बेस्ड एक डीआई थी, 3 क्वेश्चंस की डीआई आई हुई थी अरिथमेटिक बेस्ड, तो पहले उनको सॉल्व किया, क्योंकि बेशक उसमें वेरिएबल्स ज्यादा थे, बट ऐसा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे ही थी, कोई ज्यादा ऐसा आपको बहुत ज्यादा उसमें क्रैक करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद थोड़े बहुत अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बनाए थे। एक्चुअल जो प्रॉब्लम आती है सर, ऐसा कुछ आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर टफ था, लेकिन टफ होने का मेन रीजन था कि टाइम लिमिट होना। अगर वो लिमिट नहीं होती और किसी को आप टाइम दे दो कि आप इसे बनाओ, तो 3-4 घंटे में अच्छा खासा ओवरऑल अटेम्प्ट किया जा सकता है उसको। वो तो है, वो तो कम टाइम में सिलेक्टिव क्वेश्चंस बनाना ही मेन गेम है वहाँ पे, तो वही उसमें टाइम तो जाता है सर काफी। बिल्कुल बिल्कुल सर वही मैनेज वैसे करना पीयूष काफी ने बताया कि अरिथमेटिक जब हम लोग करते हैं, हम लोग का भी कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होता है, तो उसी टॉपिक के ऊपर जब दिया जाता है तो वो हम लोग पहले अटेम्प्ट करने का सोचते हैं। जब हर एक क्वेश्चन टफ होता है तो हम लोग का जो टॉपिक इजी लगता है उसी के ऊपर अगर कुछ दिया आया
तो वो हम लोग ट्राई लेने जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रहता है कि हम लोग कुछ भी हो जाए मतलब सॉल्व कर पाएंगे, अगर Solve टाइम कर भी लेंगे, लगे तो। कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है, सही है सही है। अच्छा रजत, तो मेरे कुछ है ना फ्रेंड्स ने कुछ गड़बड़ की थी। अच्छा उन्होंने ना वो नंबर सीरीज थी ना, तो नंबर सीरीज उनको लगा कि यार नंबर सीरीज में इजी नंबर होंगे तो वहां से आ जाएगा आईबीएस पीओ में। तो उन्होंने क्या किया, वो एक एक नंबर के पीछे नंबर सीरीज में ट्राई कर दिया और वहां पे फंस गए। तो मैंने तो आज तक कभी नंबर सीरीज पे कभी ट्राई नहीं, ना प्री करता हूँ ना मेंस करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो उसमें फंसने जैसा होता है। तो मैं उसकी जगह ना अर्थमेटिक कर लेता हूँ। मैंने अर्थमेटिक अपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली, तो मैं उसकी जगह अर्थमेटिक कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाता है कि कुछ लोगों का ये पोर्शन स्ट्रांग होता है, कुछ का होता है। जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती है उन पे खेलना चाहिए हमेशा, सबसे बेटर यही रहता है, क्योंकि स्पेसिफिक अप्रोच होती है जनरली। अच्छा रजत क्या ऐड कर रहे थे यार मेरे इस क्वेश्चन से पहले, वो बता दो फिर अपने आगे मैं बस सर ऐड ये कर रहा था, क्योंकि आजकल जैसे पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो हर बंदा कोई ना कोई फैकल्टी को फॉलो करता ही है, तो हर किसी का सोर्स भी कहीं ना कहीं मैच ही होता है। लेकिन मेंस में सर प्री में जो हमें पता है 20 मिनट में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसमें मेंटल पूरा माइंड पूरा क्लियर होता है कि आपको पूरा अटेम्प्ट करना है 1 to Z। उसमें आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप क्वेश्चन चूज भी नहीं करते हो, जो क्वेश्चन आता है वो आप करते हो सिलेक्ट। मेंस में पूरा गेम सर मेंटल लेवल पे हैंडल होता है। आपका एग्जीक्यूशन जिस तरीके से जो बेहतर कर लेगा, जो अपने आप को जितना काम रखेगा, उतना अच्छा उसका पेपर जाता है। और इस चीज में सर मैं सबसे पहले तो गाइडली प्लेटफॉर्म को थैंकफुल हूँ। उसमें सर 50 डेज पीडीएफ प्रोग्राम चलता है, जो शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो ज्यादा अभी उतना हाइप पे नहीं गया था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा एडवर्टाइज कर रहा है। पहले सर अभी उसका 50 डेज पीडीएफ प्रोग्राम आता था सर प्री से पहले, और प्री के टाइम पे भी और मेंस के टाइम पे 30 डेज प्रोग्राम आता है, 30 डेज पीडीएफ। उसमें सर 30 to 45 क्वेश्चंस होते हैं, और वो आपको 20 मिनट के एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर सेट करने को दे देते हैं। तो एरिथमेटिक के क्वेश्चंस आप उसमें सोल्व करते हैं, मींस सब प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। वरना कई बार ऐसा होता है कि क्वांट में आपको अप स्ट्रीम करना है तो आप u प्लस वी लेके खेल लेते हो, और अगर आपको डाउन स्ट्रीम करना है तो आप u माइनस वी कर लोगे, मींस साइन का प्रॉब्लम भी हो जाता है कई बार। तो ये पूरा गेम सब प्रैक्टिस से होता है, और प्रैक्टिस के लिए काइडली का जो 50 डेज पीडीएफ प्रोग्राम होता है, जो पंक्चुअल नहीं है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। या फिर आपको अगर खुद को देखना हो कि मैं इसको पर डे कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, समझ गया। मतलब जो खुद प्लानिंग नहीं कर सकता कि आज मैं क्या करूँ आज क्या करूँ, तो उन्होंने पूरा प्लान आपको बना के दी दिया और कंटेंट। चलो बढ़िया बढ़िया। अब क्वांट्स में और कुछ आप लोग ऐड करना चाहोगे, किसी के मन में कोई पॉइंटर है तो बता दो, कि क्योंकि क्वांट्स में बच्चे बड़े दुखी हैं, और क्वांट्स की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि प्री के एग्जाम में भी सबसे मुश्किल क्वांट्स ही होता है, और मेंस के एग्जाम में भी सबसे मुश्किल क्वांट्स होता है। ये तो आप सभी एग्री करते हो ना, कि सारे सेक्शन में प्री में ही सबसे मुश्किल क्वांट्स होता है, और मेंस में भी सबसे मुश्किल क्वांट्स ही होता है। तो कुछ बच्चों को कुछ टिप्स दे दो यार कि कैसे अपने अरे अरे एक एक करके कोई भी एक पल बोल। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये चीज मैं वीडियोस ज्यादा नहीं देखता था। ऋतिक आपका माइक बहुत ज्यादा वैसे कर रहा है यार, अजीब सी आवाजें आ रही है उसमें। अब ठीक है सर, अब बोलना। हेलो, हाँ बोलो सर। मैंने क्वांट को थोड़ा ज्यादा समय दिया था, क्योंकि मैंने क्वांट को दिया। ऋतिक माइक इनपुट को लैपटॉप माइक में शिफ्ट कर लो तो बेटर रहेगा। चलो तब तक रजत आप बता दो। रजत बता। सर आई मीन जनरली बच्चे लोग सोचते हैं कि कॉन्ट्स डिफिकल्ट है, आप जैसे तैसे निकाल तो लोगे प्रीलिम्स में, क्योंकि उसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब होता है, लेकिन आपको अर्थमेटिक को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यही चीज है जो आपको मेंस में मार्क्स फेच कराएंगी। तो इसलिए अर्थमेटिक के बेसिक जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर रखे, और फिर बाद में शॉर्टकट्स तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन कभी कभी आपका शॉर्टकट कुछ कुछ चीज में काम नहीं करता है, तो आपको एक जो टिपिकल मेथड होती है जो बेसिकली सॉल्व करनी है वो भी पता होनी चाहिए। ये सब चीजें हैं, क्योंकि आजकल जो आप डीआई बेस्ड देखोगे क्वेश्चन, तो वो जनरली टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह हो गया, या प्रॉफिट लॉस SICI वगैरह में हो गया, ये वगैरह पे आ रहा है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखते हुए आपको अर्थमेटिक वगैरह आपको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। क्या आजकल कैट लेवल बच्चे पूछते रहते हैं मेरे से, कई बार कई बच्चों का आता है तो सर कैट लेवल वाली तैयारी कर लें क्या, यही कैट लेवल DI बना लें। आप लोग कैट लेवल कभी नहीं आ सकता सर, एक्चुअली ये कैट लेवल है ही नहीं सर।
नहीं, पूछते हैं बच्चे कि सर कैट की तैयारी करनी पड़ेगी कि कैट लेवल की तैयारी करके जाएं क्या डीआई के लिए? तो आप लोगों ने कैट लेवल की तैयारी की थी क्या, बता दो। मैंने दिया था, कैट दिए थे। मैंने दिया था यस, लेकिन नहीं वो IBPS PO से उसका रिलेशन नहीं है, नहीं वो है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो नॉर्मल बैंक लेवल होता है उसमें ही अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर लो ना, जैसे मैथ और रीजनिंग दोनों खेल प्रैक्टिस का ही है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करो आपको नीड ही नहीं रहती, फिर तो ऐसा लगता है कि हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, ये इजी लगने लग जाते हैं, फिर बस प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और यार, बच्चे इस बार आप लोगों के एग्जाम्स में बच्चे इस चीज को भी लेके परेशान थे कि सर वैल्यूज जो थी वो बहुत ही कैलकुलेटिव थी। मतलब आधी तो जंग दिमाग में ये होती है कि इतनी खराब वैल्यूज और इनकी इतनी एक्सटेंसिव कैलकुलेशन, तो ये असली में होता है क्या कि कैलकुलेशन बड़ी हैवी होने लग जाती है? हाँ सर, कुछ कुछ डीआईज में होने लगता है। जैसे कि एसबीआई क्लर्क में एक डीआई था, वैल्यू निकालना बहुत इजी था, मतलब कि आप वहां पर निकाल लोगे, बट जब आपको फाइनल सोल्यूशन के लिए जो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना, मतलब आपको पता है कि एक वेरिएबल है उसका कुछ परसेंटेज ये वेरिएबल है, उसका कुछ परसेंटेज ये वेरिएबल है, और वैल्यूज बहुत गोलमोल नहीं था। जैसे कि यदि वो नियरेस्ट टू 100 वैल्यू रहता है उसके परसेंटेज माइंड में कैलकुलेट हो जाता है, बट जब नंबर कोई प्राइम नंबर हो गया उसका जब परसेंटेज वैल्यू होता है ना, और जब क्वेश्चन भी उसी तरह रहता था एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी में, ये चीज था कि डीआई क्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कि बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं लग रहा था, बट जब क्वेश्चन था ना तब आपको रिलेशन को क्रिएट करना पड़ा था। मान लीजिए 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट को जोड़ के फाइनल रेशियो का पूछ लिया, तो उस जगह पे या तो आप इंडिविजुअली सब वैल्यू कैलकुलेट करिए, उसके बाद 2 रेशियो निकाले, या फिर मैं क्या करता था उसको रिलेशन में रखता था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालता था। जब रेशियो में पूछता था तब जब काटाकाटी होता था वो चीज लिखना पड़ता था, तो वो चीज को अच्छे से लिखना पड़ता था। कई बार होता था LIC डब्ल्यू में मेरे साथ हुआ था, मैंने केसलेट में एक वैल्यू 7/63 करना था, मैंने 9 की जगह 7 लिख दिया था, उसकी वजह से मेरा 15 से 16 मिनट चला गया था। तो मेरे को लगता है कि रफ वर्क जहां पर आप कर रहे हो ना, यदि आपको पता है कि डीआई थोड़ा कैलकुलेटिव जा रहा है, तो एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना ज्यादा सुविधा रहता है कि आप मगअप नहीं कर दोगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज होता है जो मैं नोटिस किया, स्पेशली मॉक्स में जब नोटिस किया मैं, कि जब स्मार्ट कीड़ा का मॉक्स और गाइडली के मॉक्स में जब केसलेट आते थे ना, तब जब एक तो वेन डायग्राम वाला केसलेट हो गया और एक वेन डायग्राम को छोड़ के जो नॉर्मल केसलेट हो गया, तो उसमें क्या होता था ना, बहुत सारा जगह ना वेरिएबल्स अभी भी मेरे को पता है, जैसे 4x है, कहीं पर 2x है, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ फाइनल रिलेशन मैं क्या करता था, थोड़ा वैल्यू पुट करके देखने की कोशिश करता था, जो नियरेस्ट मेरे को लगता है कि ये वैल्यू पुट करने से शायद रिलेशन बैठ जाए। तो स्टार्टिंग में तो नहीं बैठता था, स्टार्टिंग में मेरा वैल्यूज बहुत दूर दूर जाता था, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते करते जब सोल्यूशन देखे कि अच्छा ठीक है इस वजह से ऐसा रिलेशन बढ़ रहा है, तो जब वैल्यू पुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन होते थे उसमें मेरे को दिख रहा है कि कुछ कुछ जैसे हमेशा 144 मेरे को ऊपर दिख गया, या फिर ऐसा नंबर रहता था कि जो कट जाएगा, तो अंदाजा लेके कि अच्छा इसके आसपास इस टेबल्स याद करने की वजह से और ज्यादा नंबर काटने के बाद ना एक आइडिया हो जाता है कि इसका मल्टीपल इसके आसपास होने से ये फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो वहां पर टाइम बचाने का बहुत ज्यादा चांस मिलता था। जब स्पीड डंस्टिक कुछ भी नहीं है, जब 2 वेरिएबल लेके करना ही है आपको, क्वाड्रेटिक बनाना ही है, इससे अच्छा मैं सोचता था वहां इतना रिलेशन बनाऊंगा, एक गलत होगा पूरा गलत हो जाएगा, इससे थोड़ा टाइम वैल्यू पुटिंग में देख देता हूँ। तो ये चीज मैं बहुत प्रैक्टिस करता था मेन से पहले, स्पेशली प्री में तो कुछ उतना सोचने का समय नहीं है, वो उठाइए करिए। तो ये चीज मेरे को बहुत लंबा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर बढ़िया है, बच्चों के लिए फायदा होगा। अब अपने मॉन्ट्स की तो ये सारी बातें कर ली, बेसिक्स आप लोगों ने बता दिया, कुछ यूट्यूब के सोर्सेज बता दिए, कौशिक सर का बताया, यशराज सर का मीन्स के लिए बताया, हर्षल सर का बता दिया, आशीष अरोरा सर हैं, और भी टीचर्स हैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए। तो यूट्यूब पे खूब कोर्सेज है, बहुत अमर सर भी है, अमर सर भी हैं, और अपने और भी बहुत सारे टीचर हैं अच्छे अच्छे, काफी अच्छे अच्छे, उन्होंने यूट्यूब पे अपना बेसिक्स वाले कोर्सेज तो कराई रखे। मेंस के भी आपने कुछ ऐसे भी सोर्स बता दिए, गाइडली बंडल वाला बता दिया, और भी बता दिया आपने हर्षल सर का, और भी कई टीचर से उनका पता। अच्छा चलो अब अपने रीजनिंग की बात कर लेते हैं फाइनल, और कुछ बचा है क्या? रीजनिंग की बात करते हैं। और यहाँ पर अभी IBPS PO मेंस में रीजनिंग में सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया, उसको वो शुरुआत करना है यार, है ना, सारा ज्ञान वो देना, तो उसका थोड़ा मजा भी आएगा सुनने में। किसका है तो सही, तुम लोगों ने रीजनिंग में क्या नंबर लाए? इस नंबर किसको लगते हैं कि उसने सबसे अच्छे नंबर स्कोर किए? 26 मेरे थे। और 26 नंबर आए थे क्या? अरे सर यार कुछ तो इज्जत बची मेरी। मैं तुम लोगों के नंबर देख के इतना दुखी हो रहा था, मतलब 17 किसी और के ज्यादा हो तो वो बोल दो, नहीं तो मैं 17 18 19, मैंने कहा यार ये तो बिना पढ़े ले आता मैं नंबर, ये तो ऐसे ही मैं कुछ महीने आखिरी के पढ़ता तो भी नंबर आ जाते, पढ़ने के बाद मुझसे भी तुम लोगों के 20 लगातार नंबर नहीं आते, तो मेरे को बड़ा खराब लगता है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई पुराना बेस ही नहीं चाहिए यार। क्वांट्स का ऐसे बोल सकते हैं कि सर स्कूल में भी पढ़ाई नहीं की थी इसलिए अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है,
इंग्लिश बोल सकते हैं कि पहले से आता नहीं था इसलिए ज्यादा। रीजनिंग तो सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसमें तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी थी। बस ये है कि कभी अच्छे से इज्जत नहीं दी ना सब्जेक्ट को, सबके सब ये सोचते हैं ये करते रहेंगे सर, इसमें मिल जाएगा उसमें मिल जाएगा। चलो निर्मल आप अपना बताओ सबसे पहले कि 26 नंबर लाए आप, इसके लिए आपने क्या किया, और मेंस का मेरे को बताना, प्री वगैरह मत बताना। ओके सर, प्री तो मेरे में है ना पता नहीं था, बट जब तक है ना मैं प्री कर रहा था मेरे को आपका नाम नहीं पता था ना, मेरे को कोई चैनल पता था। तो मेंस में मैंने जब पहला मेंस दिया था, मेरे को आज भी याद है, बहुत घटिया नंबर, इतने खराब नंबर आए थे रीजनिंग में। तो फिर है ना मैं बहुत उदास था, बट फिर मेरे को है ना किसी फ्रेंड ने ही बताया था आपका नाम। अच्छा। तो उस टाइम आप अनअकैडमी थे, उसके थ्रू आया था मेरे पास। अच्छा। तो उस टाइम मैंने आपको फॉलो किया। तो एक्चुअल में सर बताऊं ना, तो मेरे रीजनिंग में जितने भी नंबर है ना, सिर्फ मेंस में आपके ही बदौलत है। मैंने मतलब कि इतना थैंकफुल हूं ना आपको कि जब है ना मैंने आपको, मेरे को थैंकफुल मत हो, वो तो मेरे को पता ही है, सबके सब मेरे थैंकफुल हैं। पर ये बताओ कि मतलब क्या क्या चीजें आपने मेरी की, जैसे कि सोर्स की लिस्ट कौन कौन सी की, कैसी की। काफी बच्चे ये पूछना चाहते हैं कि सर डेली कितने वीडियोस निकालें, या कितना रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है, रोजाना रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है, या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि हफ्ते में 3 दिन पढ़ लूं, 3 दिन रीजनिंग पढ़ लूं, मतलब रीजनिंग के साथ कोई सब्जेक्ट पढ़ लूं, 3 दिन मैं दूसरे पढ़ लूं, मतलब कैसे कैसे करूं, मैं मैनेज कैसे करूं। क्योंकि बच्चे प्री में भी चाहते हैं कि स्पीड कम ना हो, बड़ी मुश्किल से स्पीड बनाई है। अब मैं महीने भर तक प्री की स्पीड वो छोड़ दूंगा प्रैक्टिस, तो मेरी रीजनिंग वाली स्पीड फिर से गई। अब मेंस की मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, बट हुआ कल को कि प्री का एग्जाम आया, मेरे से प्री नहीं निकला, और ज्यादा मैं डिमोटिवेट हो गया कि यार ये क्या मजाक है, प्री करो पहले उसके बाद फिर मेंस करो, तो प्री रह गया। समझ रहे हो? हाँ सर, मैं यही है कि प्री का तो एक्चुअली मैं क्या करता, मैं ना पहले मेंस ही पढ़ता था। जब मेरे को लगता है एग्जाम आने में मंथ बाकी है, तब मैं प्री के लिए सिर्फ मॉक देता था, प्री के लिए कोई अलग से क्लास नहीं करता था। बट आपकी है ना बीच में जब मैं एग्जाम से पहले आप लाइव क्लास लेते थे 1-1 घंटे की, जिसमें प्री के है ना 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप टाइम बहुत कम देते थे किसी क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी टीचर टाइम ज्यादा देते थे, बट आपका टाइम बहुत कम रहता था। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ और जल्दी जल्दी प्री का हो भी गया, और सिर्फ मॉक देता था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं। और मेंस का बताऊं ना, तो मैंने मेंस के लिए आपके M3 का वो जो सीरीज था वो, और फिर है ना पजल की आपने सीरीज कराई थी वो, और है ना सबसे बेस्ट बताऊं ना, तो लोगों को है ना जो मिसलेनियस में नंबर बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो है ना ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते। बट आपने वो जो करवाया था कि जो कोई भी जैसे मतलब कोडिंग हो या कुछ भी हो, तो आप बेसिक से वो स्टार्ट करते हो कि बच्चा कैसे सोचेगा। तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि है ना उससे मेरे को भी पता चला कि जब मैं करता था तो हाँ सर ने एक काम करते कि इससे स्टार्ट किया, तो मैं भी इससे स्टार्ट करता हूँ। ऐसे करते करते तो फिर वो एक है ना मतलब पॉइंट आया, तब पता चल गया कि नहीं, इसको क्वेश्चन को जब ऐसे करेंगे, या इसमें है ना मतलब कि एक बार पहले ट्राई करते हैं कि भाई पहले नंबरिंग चेक कर लेते हैं, फिर है ना अल्फा न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते फिर पता चल जाता है। तो मैंने आपके M3 वाला किया था और वो पजल वाला भी किया था। और सब जो आपने बताया कि कितने टाइम उसको पढ़ाई करे, तो मैंने तो दिन के 2 वीडियो देखता था कि दिन के हाँ दिन के M3 वाले 2 देख लेता, मेरा हो जाता, क्यों उसमें पजल मेरी हो जाती थी 3 पजल हो जाती थी अप्रोक्स, और मिसलिनियस बहुत सारे हो जाते थे। और एक्चुअल में वही मेरे फायदे थे। IBPS PO में मैंने पजल 2 की थी और दोनों को दोनों हो गई थी, एग्जैक्ट टाइम में हो गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। और मिसलेनियस मेरे अच्छे खासे हो गए थे, तो उस वजह से मेरे मार्क्स बढ़े। सबसे पहले मैंने मिसलेनियस किया एग्जाम में। पजल मैंने कभी स्टार्टिंग में नहीं करता था, क्योंकि उसमें फिर सबको पता ही है कि टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मिसलेनियस किए और मेरे मिसलेनियस हो गए थे। फिर मैंने सोचा पजल कर लेता हूँ, और पजल में जब हाथ लगाया तो वो पजल भी बनती गई, तो उस हिसाब से मेरे मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ गए। तो मेरे को लगा कि नॉर्मली होगा, जब मेरा जब था कि 24 समथिंग आ जाएंगे, तो मेरे को लगा नॉर्मल, बाहर आया तब पता चला कि नहीं वो नॉर्मल नहीं थे। सबने बोले थे बहुत हार्ड आई। और IPS क्लर्क की बात करूं, क्लर्क में मेरे 23 थे, तो वो भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। IBPS क्लर्क का मेरे को पेपर याद है, आप लोग भी बताना अगर यहाँ पर किसी और ने भी दिया, क्योंकि पहली बार वो सेक्शन में इन्होंने तोड़ दिया था, सेक्शन A और सेक्शन B दिया था, तो उसके कारण मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बाकी मेंस एग्जाम में बड़े अच्छे नंबर लाए, और उन्होंने IBPS क्लर्क में वो थोड़ा सा गेम से थोड़ा सा वो हो गए, डिस्ट्रैक्ट टाइप हो गए, या थोड़ा सा उनको पुट ऑफ कर दिया उसने सेक्शन ने। उनको समझ नहीं आया कि यार ये सेक्शन A को करें सेक्शन B को करें, 2 नंबर वाले सारे मुश्किल होंगे, ये वाले सारे आसान होंगे, बट ऐसा कुछ था नहीं। 2 नंबर में भी काफी आसान वाले थे, और 1 नंबर में बहुत मुश्किल वाले भी थे, तो वो थोड़ा सा मैट्रिक्स वाले पजल थे।
एक नंबर वाले में मैट्रिक्स का एक पजल था, कलर था, उसके साथ नंबरिंग था, उसका क्वेश्चन भी थोड़े वो पूरा पेपर हाँ वो मैंने भी किया था। वो आसान था वैसे तो, वो हम बनाए थे पर वो इजी था, वो बन गया था। नहीं वो बन गया था, सही बोलो। और 2 नंबर वाले में जो इनपुट आउटपुट था वो बहुत इजी था। हाँ मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी एक स्टूडेंट ले लेना, अब अपने जैसे कि रीजनिंग में 3 पार्ट मैं मानता हूँ होते हैं, एक पजल सेटिंग अरेंजमेंट होता है, और एक अपना वर्बल रीजनिंग होता है जो मिसलिनियस का अपने जिसे पार्ट कहते हैं, और एक अपना लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग जिसे आप कहते हैं, जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं आता। तो सर ये 3 पार्ट है, तो आप लोगों ने तीनों की तीनों पार्ट अटेम्प्ट करते हो बारी बारी से, जैसे मैं नीलाद्री आप बता दो आपने कैसे, क्या आप कौन कौन से इनमें से करते हो, और ब्रीफ रखना, अब अपना टाइम ऑलरेडी 1 घंटे से प्लस हो चुका है। हाँ सर, पहले तो मिसलेनियस का पोर्शन ही खत्म करने का कोशिश करता हूँ, और मिसलेनियस एक बार हो जाए तो पजल उसी के टाइम देखते हुए ही स्किप करता हूँ कि कौन सा मतलब पहचाना हुआ डिसाइड कर लेते हो कि यार puzzle- मिसलिनियस हाँ करते सर, करते कि कौन कौन सी पजल में उठाऊंगा, 2 हाँ सर, क्योंकि 2 से ज्यादा पजल तो होना इम्पॉसिबल है, 2 करना भी अपने आप में हाँ सर। मतलब 2 सर और अगर पजल की पजल का बड़ी बात है। पजल खत्म करने के बाद 1 या 2 मिनट बचा रहता है तब तो, और पजल पकड़ना भी मतलब होगा नहीं पजल शुरू करके भी, तो उस टाइम अगर हुआ तो 1-2 एलआर का क्वेश्चन बस, अगर मतलब कॉन्फिडेंस 1-2 ही रहा तो करते हो, देता हूँ। 1-2 ही करते हाँ हैं, सर, ऐसे तो नहीं हो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि वेटेज एलआर का अच्छा खासा आता है, क्रिटिकल रीजनिंग का अच्छा आता है, मिनिमम 8 हाँ सर, के ज्यादा 10 मार्क्स तक का भी वेटेज रहता है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि सर हमारा अटेम्प्ट, जैसे कुछ बच्चों ने बताया था, अपने भी कई नालायक बच्चे थे जो 21 अटेम्प्ट करके आते कि सर 21 अटेम्प्ट कर दिए। मैंने कहा यार बढ़िया, 21 IBPS PO में क्या सर, उसमें से 8 तो लॉजिकल रीजनिंग के नहीं सर वैसा नहीं, लास्ट 1-2 तेरा मिनट में जो बर्बाद होना कॉन्फिडेंस बताओ। रहता था वही 1-2 अटेम्प्ट करके आता था उसी में। अच्छा, देखो अब सर पर कोई बच्चा ऐसा है क्या जो क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा अटेम्प्ट करता है, और वो उस बच्चे से मेरे को बात करनी है अगर कोई है तो, क्योंकि फिर वो बताए बाकी बच्चों को कि कैसे ज्यादा अच्छा, मतलब पूरा भी नहीं तो पर अच्छा खासा वेटेज एलआर का भी कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। कोई है यहाँ पर जो करता है क्रिटिकल रीजनिंग के अटेम्प्ट ज्यादा? सर मैं करता हूँ अभी, मतलब उसमें मैं 2-4 जैसे कि एक हो गया सर जो स्ट्रेंथनिंग द स्टेटमेंट और वीकनिंग द स्टेटमेंट, ये बहुत इजी होता है क्योंकि आपको बस जो टॉपिक है उसको बस पढ़ना है और कंप्रीहेंड कर लेना है कि किस बारे में बात हो रहा है। अब जब ऑप्शन रहते हैं कि कौन सा स्ट्रेंथ करेगा तो हमको बस इतना खोजना होता है कि अबव स्टेटमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है, और जब वीक बोलेगा तो उसके अगेंस्ट में कौन बोल रहा है, तो ये कंप्रीहेंड करना बहुत इजी हो जाता है। एक होता है कॉज एंड इफेक्ट, ये भी बहुत सिंपल का है कि हमको बस रिलेशन बनाना होता है कि जो चीज हुआ है, जो ऊपर में जिस दिया गया है वो इसके कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है, ये वाला मैं अटेम्प्ट करता था। और एक होता था इसका इन्फ्रेंस वाला, वो मैं नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा मेरा क्लैश हो जाता था, मैं जो सोच रहा हूँ और जो मैं मॉक्स में जब दिखता था इन्फ्रेंस में जो एग्जामिनर जो सोच के बढ़ा है वो हमेशा क्लैश होता था, तो मैं एग्जाम में इसको टच नहीं करता था। तो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट को, स्ट्रेंथ इन वीकनिंग्स को, और क्या इन्फ्रेंस आप ड्रॉ कर पा रहे हो, इसको छोड़ के बाकी जो 2-3 वेरिएशन मैं बस उसको अटेम्प्ट करता था क्योंकि उसमें मैं अच्छा, श्योर तो रहता था कि हाँ इस कंक्लूजन पे आप ऐसे पहुंच पाए, आपने मॉक्स, एक्सेल मॉक्स वगैरह दिए, उसमें पता चल गया आपको भी एलआर की भी 4-5 टाइप होती है, उनमें से आपने 2-3 टाइप है जो मेरे को अच्छे से, मैंने देखे अभी तक जितने क्वेश्चन किए उनमें मैं जनरली इसको सही कर लेता हूँ, मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ठीक जाता है। तो ये मैं पेपर के अंदर चेक करूंगा, अप्रूव करूंगा, अगर मुझे लगा कि आसान है, बनाया जा सकता है तो attempt करूंगा। यही। अरे रजत क्या कर रहा है यार, पीछे क्या आवाजें आ रही है? रजत सर म्यूट कर दी। तो इस तरह से अटेम्प्ट करूंगा। अच्छा, और किसी का क्रिटिकल रीजनिंग के लिए कोई इनपुट है तो दे दो। बच्चे बहुत तड़प रहे हैं कि सर क्रिटिकल रीजनिंग में हमें बेस्ट बनना है। सर बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग में 2 सेक्शन, जैसे कि अभी ऋतिक ने कहा, एक कॉज एंड इफेक्ट वाला जो है और एक वीक और स्ट्रेंथ करने वाला जो सेंटेंस होता है, ये आइडेंटिफाई करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। और क्योंकि लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा अच्छे से केयरफुली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपको बहुत क्लोज ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो ये चीज है। और इन्फ्रेंस वाला मेरा एडवाइस रहेगा कि वो स्किप करना ठीक रहेगा, बिकॉज आप वो नहीं होता है सर, वो एग्जाम टाइम में जो प्रेशर होता है, घड़ी की टिक टिक चलती रहती है, उस समय पे नहीं होता है सर। बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं कि एक बहुत शॉर्ट है और अटेम्प्ट करने में टाइम कम लगेगा, लेकिन वो अवॉइड करे तो अच्छा रहेगा। मतलब बेसिकली 2-3 क्वेश्चंस, अगर क्रिटिकल के 8-10 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आपने पहले उस पे काम कर रखा है, और काम कैसे कर रखा है, मतलब किसी टीचर को फॉलो कर रखा है या नॉर्मल मॉक से ही अपने प्रैक्टिस कर करके सीख गए थे आप लोग? तो मॉक में ही सर, मॉक में रीडिंग करते करते हैबिट हो जा रहा है।
एक्स्ट्रा तो और कोई टीचर किसी ने कोई फॉलो किया हो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, जहाँ से समझ आया, कोई बताना? मॉक ही सॉल्यूशन, मॉक से आइडिया लग जाता है कि सर एक क्रिटिकल का कौन सा टाइप है जो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अच्छा चलो बढ़िया। सर ज्यादा क्वेश्चन जितना करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितनी ज्यादा, वो तो ठीक है बिल्कुल, की प्रैक्टिस अपने जिस चीज की ज्यादा करेंगे उसका उतना ज्यादा बेहतर। अच्छा, अपने अब कोई भी एक बच्चा उठा लो कि मॉक्स कैसे दिया करते थे, आपके मॉक्स की क्या स्ट्रेटेजी रीजनिंग के लिए रहती थी, रीजनिंग मेंस के लिए? या आपने पेपर से जैसे प्री का रिजल्ट आया उसके बाद आपने मॉक्स देना स्टार्ट किए, या फिर पहले से आपका कोई रूटीन रहता था कि हाँ एक सर्टेन पीरियड आया था सर जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम चीजें सॉल्व कर लेते हैं, टाइम शायद थोड़ा ज्यादा लगे पर ज्यादातर चीजें हमसे सॉल्व हो जाती है मेंस लेवल पे भी, तो उसके बाद हमने मॉक्स देना स्टार्ट किया, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक देते थे, डेली देते थे, कैसे रहते थे? कोई भी एक बच्चा उठा लो, जैसे श्रेयश आप बताओ आप कैसे करते थे? सर मैंने तो प्रीलिम्स से पहले जो बंडल पीडीएफ होता था उनसे ही प्रैक्टिस की थी, और प्रीलिम्स हो जाने के बाद उसमें टाइमर बेस्ड भी रहता है क्या? उसमें टाइम बेस्ड भी रहता है? सर, हाँ सर, तो ठीक है, सेक्शनल टाइप हो गया फिर वो, है ना, एक छोटा सेक्शनल मॉक जैसा हो गया, ठीक है। और ये डेली करते थे, हफ्ते में 1-2 बार करते थे, कैसे करते थे? डेली नहीं करती थी, 1-2 दिन छोड़ के करती थी। अच्छा, मतलब वीक में हो गया, अपने मान लेते हैं 2 से 3 आप निकालते थे, उसका फिर एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, मोर देन 3 तो करती थी। चलो और प्रीलिम्स हो जाने के बाद मॉक्स देती थी, वीकली 1 या 2 मॉक्स देती थी। और वीकली जब 1 या 2 फुल मॉक? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जब मेंस पास आता था उस टाइम मॉक्स ज्यादा देती थी। अच्छा, या 3। हाँ सही है, पास आने पे मॉक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। भाई वगैरह अपने ने दे लिया है, रिजल्ट वगैरह आ गया, अब अपने को मेंस के लिए अपीयर होना है, ये कोई 8-10 दिन बाद अपने थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, डेली के बेसिस पे मॉक देते हैं या जिस दिन। अच्छा पीयूष, अपना क्या रहता था, थोड़ा बता दो जल्दी से कि? सर ये तो मैंने आप ही की वीडियो से सीखा था कि किस तरीके से मॉक्स को अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज पहले मुझे जो भी अच्छा लगता था मैं स्टार्ट कर देता था, बट फिर आपसे पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं मिसलेनियस पोर्शंस को करता था। इनपुट आउटपुट को मतलब मैं शुरुआत में बस 1 मिनट का टाइम देता था, अगर मैं उसमें क्रैक कर पा रहा हूँ तो करता था, नहीं तो फिर मैं लास्ट में आता था उस पर। उसके बाद पहले मैं सारे मिसलेनियस बनाता था, और फिर जो छोटी छोटी जो पजल्स आती हैं 2 क्वेश्चन वाली 3 क्वेश्चन वाली, पहले उनको अटेम्प्ट करता था। वेरी गुड, बढ़िया। और क्रिटिकल का कुछ भी करते थे या क्रिटिकल स्किप करते थे? क्रिटिकल सर मेरे लिए काफी अजीब टाइप का रहा है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया क्रिटिकल की वजह से, लेकिन कईयों में बिल्कुल सारे ही गलत हो गए अप्रोक्स, तो इसलिए मैं कुछ एडवाइस नहीं दे पा रहा हूँ उसमें। हालांकि कुछ टीचर्स हैं लाइक हर्षल अग्रवाल सर की भी एक काफी लंबी वीडियोस हैं, मैराथन टाइप 2-2.5 घंटे की। अच्छा, क्रिटिकल रीजनिंग पे? हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग वो भी पढ़ाते हैं, और भी मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही जस्ट सर्च मारता था, अदरवाइज मैंने मॉक से भी ट्राई किया, लेकिन ये काफी वो हो सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग में आप उतना श्योर नहीं रह सकते हो कि हमेशा वो सही होगा आपके क्वेश्चन हो। अच्छा, मतलब वो 2 धारी तलवार है, कुछ भी हो सकता है। यस सर, और कई बार मेन है कि अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग को अपनी प्रायोरिटी बना के चलोगे, और अगर वो आपके अगेंस्ट किसी टाइम काम कर गया तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। प्रायोरिटी तो नहीं बन सकती, एड ऑन प्रायोरिटी नहीं बना सकते आप, और उसे भी जो आसान क्वेश्चन है सिर्फ उन्हें अटेम्प्ट करना बेहतर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था मॉक कितने देते हो, ये फ्रीक्वेंसी का मैं पूछ रहा था कि डेली देते थे या फिर अपने हफ्ते में 1 बार का टारगेट था? वीकली 2 मॉक के आसपास हो जाता है। वीकली 2 मॉक करते थे, और उसका उसी दिन एनालिसिस करते थे? यस सर, उसको मतलब कि डेली मेरा टाइम फिक्स रहता था, मतलब मैंने ज्यादातर जो मॉक्स होते थे वो मैं सबमिट करके देता था, और हाँ, और उसके बाद जो मैं अपना टाइम फिक्स कर रखा था डेली का कि मुझे 2 आवर्स 3 आवर्स देने मेंस के इस मॉक को, तो मैं उसी टाइम में उसे सॉल्व करता था, और ऐसे वीकली में 2 मॉक कर लेता था। अच्छा, चलो बढ़िया। अच्छा अक्षय, अपने कुछ एड ऑन जो बच्चों ने ऑलरेडी बोल दिया वही रिपीट नहीं करना, अपने कुछ आपके पास एक्स्ट्रा जो आप ऐसा चीज कर रहे थे जो बच्चों को हेल्प कर सकती है अभी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स के लिए? सर एड ऑन में ये करूंगा कि स्टार्टिंग फेज में सबसे ज्यादा वीडियोस देखिए, क्योंकि होता क्या है, जो भी प्रैक्टिस मॉक हो या स्मार्ट पीडा हो, हम जब स्पेशली मेंस में जब हम सॉल्यूशन देखते हैं ना, बहुत जल्दी मतलब क्लिक नहीं करता, क्योंकि वो तो सीधा सॉल्यूशन दे देते हैं ना, तो हमें बहुत टाइम लगता है कॉम्प्रिहेंड करने, टाइम लगेगा। लेकिन जब हम मेंस के वीडियोस देखते हैं, हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर आप समझाने लगते हैं किस अप्रोच से किया, तो वो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अप्रोच। क्योंकि मॉक्स हम बिगिनिंग में करते हैं ना, बहुत बार अप्रोच मिलता है नहीं, फिर वो सॉल्यूशन बहुत भारी से देखो, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जैसे वीडियोस ज्यादा देखेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है,
फिर उसके बाद धीरे धीरे सेक्शनल मॉक्स हम करेंगे ना, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और मेंस प्री के रिजल्ट के बाद मेंस में ऑल्टरनेट डे सेक्शनल मॉक। और ये वीडियोस को ज्यादा प्रेफर करो, क्योंकि मैं वही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कभी कभी मोरल डाउन हो जाता है मॉक्स, क्योंकि सॉल्यूशन इजीली पता भी नहीं चलता, हमारा टाइम बहुत जाता है। तो वीडियोस को आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आपके मतलब चैनल में कितने सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे, तो वो बहुत हेल्पफुल। स्टार्टिंग से जो है ना 2-3 इयर्स बैक, मतलब जो आपने प्लेलिस्ट बनाया SBI PO, बहुत सारे आपके, तो वो बहुत हेल्पफुल है। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत हेल्पफुल है। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहता है रीजनिंग मेंस के मॉक्स के टर्म्स में, या अदरवाइज किसी भी और चीज के टर्म्स में, तो बता दो फटाफट। सर मैं कहना चाहूंगा, मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ किया। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग, क्या नाम है उसका फ्रेंड का? सर रोहन झा नाम है उनका। अच्छा। तो हम लोगों ने साथ में एग्जाम देना स्टार्ट किया, हम लोग का सेम ग्रेजुएशन था, तो सेम साथ हम लोग स्टार्ट किया। तो हम लोग क्या करते थे, जब भी मॉक देते थे तो साथ देने बैठते थे। और उसके बाद मान लीजिए फुल मॉक दिया हमने, इंग्लिश को स्किप करके या रीजनिंग को स्किप, इंग्लिश और GA को स्किप करके हमने दिया, क्वांट रीजनिंग का मॉक दिया। अब मॉक खत्म होने के बाद जो पजल हम लोग कॉल पे बात करते थे, कौन सा पजल तूने उठाया, क्यों उठाया, क्या लगा कि तेरे को ये पजल उठाया, ऐसे करके मान लीजिए हम दोनों ने कॉमन पजल उठाया, तो फिर हम लोग टाइमिंग मैच करते थे किसको कितना टाइम लगा। फिर सोल्यूशन भेजते थे कि तूने कैसे डेटा रिकॉर्ड किया, मैंने कैसे डेटा रिकॉर्ड किया। यही सेम चीज फिर मिसलेनियस में भी हो गया कि पहले मिसलेनियस किस तरह से वो उठाया, फिर मैं उठाया। जब टाइमिंग ज्यादा मेन होता था, हम लोग टाइमिंग मैच करते थे। यदि मेरे से 2.5 मिनट में बन रहा है, उससे 1.5 मिनट में बन रहा है, तो फिर मैं देखता था कि अच्छा ठीक है, कहाँ पर मैंने 1 मिनट ज्यादा वेस्ट कर दिया। और सिमिलर चीज क्वांट में भी करता था कि अच्छा मैंने ये DI नहीं उठाया, उसने वो DI उठाया और उसने बना लिया, वैसे किसी कोई अर्थमेटिक मैंने बना लिया, कोई, तो वो चीज हम लोग डिस्कस कर लेते थे। अच्छा, कंपेयर करते थे कि किसको किस में ज्यादा टाइम लगा, और खुद का भी कि इसमें ज्यादा टाइम लगा। बाद में देखे कि भाई कोई आज जल्दी होने वाला सवाल था जो अपने ने नहीं पहले अटेम्प्ट किया, उसे आपने से मिस हो गया, ये था। ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? नहीं करना चाहता तो फिर कंक्लूड। सर राउंड्स में अटेम्प्ट करना चाहिए, मुझे लगता है पहले मिसलेनियस कर लिया वो अच्छा रहेगा, और फिर बाद में सर हर एग्जाम में एक सेट एटलीस्ट ऐसा होता है जो बाउंसर होता है, मतलब कि वो आपको लगेगा कि ये हो जाएगा मुझसे, लेकिन वो आपका टाइम भी खा जाएगा और फिर बाद में आपका होगा भी नहीं। तो आपको सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, वो मॉक्स के थ्रू आपका होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है और कौन सा नहीं, तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मॉक्स के थ्रू वो आइडिया लग जाएगा। जी सर। चलो, अपने सेक्शंस तो सारे इंक्लूड कर लिए, जो बातें करनी थी वो भी कर ली। काफी बच्चे आए थे पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो पता नहीं सिर्फ दर्शक बन के निकल गए। हाय हेलो तो बोल जाते यार, जितने बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं बोला और जुड़े हुए थे, तो हाय हेलो तो बोल जाना एक बार। अपना मिलना अब यहीं पर हो पाएगा, इन रियल लाइफ तो आप में से कोई जयपुर आने नहीं वाला, मेरे को पता है। तुम लोग सिर्फ कमेंट ही करते हो कि सर जयपुर आएंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे, आपसे मिलेंगे। अब तो सर आएंगे अपना सेपरेट स्पेस बना रखा है, एक कमरा आप लोगों के लिए बना रखा है कि आएगा कोई तो उसे बिठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, बातचीत करेंगे, पर आप लोग आते ही नहीं हो। समय निकाल के आना कभी जयपुर, तो टाइम है तुम लोगों की ज्वाइनिंग में। अगर वो ज्वाइनिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी, एक बार हो गया तो फिर टाइम नहीं मिलता। बैंक का जो जॉब है जनरली काफी हेक्टिक रहता है। तो अपने YouTube पे कई चैनल है जो बैंक में वर्किंग स्टूडेंट्स है, जिनको देख के ऐसा लगता है बहुत मजा आ रहा है इनको, ये तो बहुत मस्त लग रहा है। आप लोग जाओगे करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मस्त उस टर्म्स में है कि फाइनेंशियली अब आप इंडिपेंडेंट हो। अब जो फैमिली है, परिवार है, आपको अब अलग नजरों से देखेगा कि अब यार ये आप कमाने लगोगे ना तो आप कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लोगे। अब इसका खर्चा भी मेरे को भरना पड़ेगा, खुद का तो है ही, बाकी और मेरे को पेरेंट्स को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिससे सर्टेन कुछ जो खर्च आप उठाओगे तो आपका वो कद तो बढ़ी जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ी जाएगी। बट मैं ये एडवाइस करूंगा सारे बच्चों को जितने सिलेक्टेड है, यहाँ पर रुकना मत, क्योंकि ये अपना फाइनल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया, देखो इस एग्जाम की सबसे अच्छी चीज इसकी जो फाइनल जॉब मिलती है वो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, वो नहीं है। और सबसे अच्छी चीज ये कि एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं है, अच्छे लेवल का एग्जाम आता है। बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लो, काफी सारे जो इसी लेवल पे हैं या इससे थोड़े ऊपर भी है, उन एग्जाम्स का कोई लेवल नहीं होता खास। अभी SSC CGL मेंस का पेपर मैंने देखा, मजाक था पेपर, वो कोई पेपर था क्या? बैंक के बच्चे भी जो थोड़ी सी तैयारी करके वो भी काफी अच्छा करके आ गए, तो वो कोई एग्जाम थोड़ा ना होता है। उसमें अगर आप ऐसा एग्जाम है जिसको आप ऐसी टाइम पास में पढ़ते पढ़ते भी आप अच्छा कर सकते हो, वो थोड़ा ना होता है। आपने जो एग्जाम किया है वो इजी नहीं होता, आपको भी पता है उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल की डेडिकेशन चाहिए। इसका मतलब वो क्वालिटीज आपके अंदर है, और वो ये आप किसी और बेहतर कंपटीशन एग्जाम्स में भी लगाने की कोशिश करना। तो एक तो RBI ग्रेड भी है,
अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसका आपको देना ही देना है। रेगुलरिटी बाकी जो बॉडीज रहती है, नबार्ड वगैरह रहता है, सिडबी से भी, ये इनके एग्जाम्स आते हैं, इनके लिए आप लोग जरूर प्रिपेयर करना, क्योंकि असली में बाद में अगर आप ये कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। वो असली में ऐसे जॉब्स है ना जिसको अचीव करके आपको लगेगा कि बस अब और कुछ करने की जरूरत है, अब मजे से जिंदगी जीने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया लाइफ रहेगी, बहुत ही अच्छी पे रहेगी, एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट रहेगा, रुतबा रहेगा। बैंक में भी है डेफिनेटली, बैंक का पे बहुत अच्छा है, बैंक का पे अच्छा है, उनकी जो प्रमोशंस है वो काफी अच्छे हैं, बट जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा। वो तो आप जब जाओगे आपको पता चलेगा कितना ज्यादा रहता है। तो हमेशा ज्यादा प्रिपेयर करते रहना, अच्छा हमेशा अच्छा करने की कोशिश करना। और आप जाते जाते जो बैंक एस्पिरेंट्स हैं 2023 वाले, उनके लिए कोई ना कोई टिप हो, कुछ भी हो, एक लाइन हो, जाते जाते बोल जाओ, फिर अपने कंक्लूड करते हैं। सर मैं ऐड वन पॉइंट। हेलो। हाँ जी। सर डिस्क्रिप्टिव का एक मैं सजेशन दूंगा बच्चों को। बहुत सारे मैंने एग्जाम हॉल में भी देखे थे, सबके मतलब ऐसे छूट रहे थे। उनको 10fastfingers.com एक साइट है, फ्री साइट है, जहां हम हमारा मतलब स्पीड बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है? 10fastfingers.com 10fastfingers.com फ्री की साइट है, वहां हम हमारा टाइपिंग स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज लेटर राइटिंग। उसमें भी अपेक्स क्लाउड के जस्ट हम गूगल करेंगे ना, सैंपल लेटर्स फॉर IBPS PO, SBI PO, अपेक्स क्लाउड, बहुत सारे सैंपल लेटर्स हैं। इसमें हमारा एक ये मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मेरे हिसाब से इंग्लिश, जी एंड डिस्क्रिप्टिव, इसमें हमें बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। ये तीनों मतलब सिलेक्शन फैक्टर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव खास करके। और डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटेजी सबसे पहले मतलब 5-6 मिनट में अगर लेटर हो जाता है, वेल एंड गुड। इसके लिए मैंने ऐसे सैंपल लेटर सजेस्ट किए, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है। दीज टू थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा खुद का भी डिस्क्रिप्टिव छूटा अभी PO में, बट थैंकफुली मतलब बाकी के सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते तो हो गए। ओके। क्योंकि SBI PO में मैंने ये फॉलो किया, बहुत अच्छा है। मुझे मेरे टाइम से पहले मतलब ऐसे सब कंप्लीट हो गए थे। SSC CGL में भी मेंस दिया मैंने, उसमें भी डिस्क्रिप्टिव मेरा 2000 वर्ड जो है एग्जैक्ट 2000 वर्ड्स में कंप्लीट, क्योंकि ये साइट सब स्ट्रेटेजी फॉलो करने की वजह से मेरा। चलो बढ़िया। तो दो सजेशंस दिए एक्शन ने, 10fastfingers.com राइटिंग वगैरह के लिए, और अफेयर्स क्लाउड के सैंपल जो लेटर्स हैं, एसेज वगैरह जो लिखने होते हैं, वो आप कर सकते हो। अच्छा, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो जल्दी जल्दी कर दो। क्वांट के लिए एक बुक आता है क्विकर मैथ्स बोल के, एम टेरा राइटर है, उनका एक बुक है क्विकर मैथ्स बोल के। क्विकर मैथ्स एक टॉपिक के, हाँ, उनके एक टॉपिक में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक्सेप्ट जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनके मल्टीपल अप्रोच है। जैसे एक क्वेश्चन का आप रेशियो से बना सकते हो, एक्स वेरिएबल से बना सकते हो। तो ये प्री के लिए बुक है, मेंस के लिए बुक है क्या? मेंस के लिए बुक है, क्या नाम है? क्वालिफाइड नहीं, वो टॉपिक है सर, क्विकर मैथ्स बाय एम टेरा। उसमें प्री में से क्लासिफाइड नहीं है, हर लेवल का क्वेश्चन, टॉपिक से हर लेवल, मतलब टॉपिक वाइज कर दिया। टॉपिक में आपको एडवांस लेवल भी मिल जाएगा, बेसिक लेवल। चलो ठीक। और इसमें सारे कई तरीके बता रखे हैं, जो तरीके टीचर्स बताते हैं, भाई रेशियो मेथड से कर लो, तो सबसे समझा रखे हैं। और क्या प्राइसिंग क्या है उस बुक की? महंगी तो नहीं है सर? नहीं, 250-300 रुपीज तक मिल जाता है। ये तो बहुत बढ़िया है, 200-300 रुपए की है, तो ये खरीद। और भाई, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? जल्दी से कर दो सर। डिस्क्रिप्टिव के लिए टाइपिंग की ऑलरेडी थोड़ी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, एकदम से वो बढ़ती नहीं है। तो एक मंकी टाइप करके आता है, उसमें नॉर्मल टाइपिंग है, और गाइडली का भी एक है जिसमें लेटर और आपका ऐसे के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपका। और साथ में वो एक सैंपल भी प्रोवाइड करते हैं, आंसर बाद में आपके इवैल्यूएशन के बाद। अच्छा, कोई भी एक बच्चा, इंटरव्यू का भी थोड़ा बता देना यार, इंटरव्यू के अपने बात नहीं कि इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी एक बच्चा जाते जाते के क्या इंटरव्यू के, जिसने इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए, ठीक है, जिसके इंटरव्यू में थोड़े अच्छे नंबर आए, वो बता देना इंटरव्यू का कैसे कर सकते हैं, ब्रीफ। सर मुझे इंटरव्यू में 81 अराउंड 81 मार्क्स आए। अच्छा। हेलो। हाँ सर, बैंकिंग के जो स्टैटिक टर्म्स है उनके लिए मैंने अनिल अग्रवाल सर के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। अच्छा, अनिल अग्रवाल सर की वीडियोस देख लिए स्टैटिक के लिए फिर? हाँ। एंड द अदर थिंग फॉर रैंकर्स चॉइस करके एक नया यूट्यूब चैनल है, वो एक सर है, मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं। अच्छा। SSC CGL वो भी BFPO रह चुके हैं, तो वो इंटरव्यू के लिए बहुत मतलब उन्होंने अभी रिसेंटली बहुत वीडियोस अपलोड किए थे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, वाई बैंकिंग, अलग अलग GD के भी अभी क्वेश्चंस अपलोड करते थे, उनका बहुत हेल्पफुल रहा। अच्छा, रैंकर्स चॉइस, क्या नाम है? रैंकर्स चॉइस करके यूट्यूब चैनल है क्या?
हाँ सर, यूट्यूब चैनल है। ये 2 चीजें आपने फॉलो की? हाँ, और फिलहाल अभी एसएससी करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे हैं, वो भी पीओ रह चुके। अच्छा। आरआरबी अलग पब्लिक सेक्टर बैंक पीओ के बाद उन्होंने एसएससी करके ये किया। चलो बहुत बढ़िया। और एक सर मैं खुद स्मार्टफोन में खुद का वीडियो रिकॉर्ड करता था, लाइक खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करता था। अच्छा, ओके, व्हाई इज द गैप। हाँ, कि खुद से एक क्या करते थे अक्षय, कि खुद से सवाल कुछ कर लिए, 8-10 इकट्ठे कर लिए, रिकॉर्ड करता था, वो कैमरे की तरफ देख के खुद से पूछ के आंसर देता था, और फिर उसकी रिकॉर्डिंग देखता था, बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या क्या चीजें, वो सारी। तो उससे फिर मैं कंट्रोल करता था मेरे हैंड के मूवमेंट्स या फिर आई मूवमेंट्स। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया। और किसी के पास कुछ है कोई इंटरव्यू के लिए क्या कैसे किया? अभी आप में से कई बच्चे एसबीआई पीओ का भी इंटरव्यू जीडी देकर आए। हाँ जी सर, आईबीपीएस पीओ का किया था। उसमें बहुत सारा जो डेटा होता है, जो बैंक का अगर स्टैटिक डेटा जानना होता है, तो वो आरबीआई का सर्कुलर्स बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आपको कहीं कंफ्यूजन होता है कि कुछ डेफिनेशन कहीं पे कुछ गलत है या फिर कुछ मिसमैच हो रहा है, आरबीआई में एकदम एग्जैक्ट पीडीएफ में सब समझ में आ जाता है। और एक होता है जो यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस मॉक इंटरव्यूज डालते हैं, अड्डा 24/7 का हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स का हो गया, ये लोग बहुत हेल्पफुल थे। उन लोग का सारे क्वेश्चंस मैंने वो ऐसे डिटेल्स में लिख के नोट बनाए थे, और फिर उनके कनेक्टिंग और भी अगर कोई कनेक्शन क्वेश्चन उठ रहा है, कोई सारे स्कीम्स हो गए, उनका स्कीम को बैक कौन कर रहा है, गारंटी कौन कर रहा है, ये सारे बॉडीज हो गए, उनके सारे डेफिनेशन, वो सारे ऑनलाइन अच्छे से मिल जाते थे, वहां से नोट बनाया था। अच्छा, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो कर दो। इंटरव्यू के लिए मैं ये बोलूंगा कि इंटरव्यू काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जैसा आपने प्लान किया हो, क्योंकि मैंने भी काफी अच्छे से प्लानिंग करी थी, इंट्रोडक्शन वगैरह की, या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जा सकता है, बट वो इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करने का ही मौका नहीं दिया था। और डायरेक्टली वो लोग बिल्कुल ही अलग ही साइड चले गए थे, बैंकिंग वगैरह तो कुछ पूछा ही नहीं था, हिस्ट्री से रिलेटेड पूछने लग गए थे, पॉलिटी से रिलेटेड पूछने लग गए थे, या फिर जो रिवर्स है उनसे। प्रिपेयर कहाँ से किया था? प्रिपेयर तो मैंने गाइडली का एक मतलब एक पीडीएफ आती है इंटरव्यू की, उससे किया था। अनिल अग्रवाल सर की वीडियोस भी देखी थी, बाकी मेरे खुद के नोट्स हैं। मेरे को लगता है कि कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अच्छा, सही है बिल्कुल। और किसी को कुछ ऐड करना है तो कर दो भाई फटाफट। अरे इंटरव्यू के लिए एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, जिसमें मैंने जो इंटरव्यू में 5 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो 2 मॉक इंटरव्यूज भूमिका मैम के दिए थे, उनका फीडबैक होता है वो सर आपने ही सजेस्ट किया था, वहीं से देख करके। और एक मॉक इंटरव्यू मैंने गाइडली का दिया था। ये जो 3 है वो ऑनलाइन दिए थे, और 2 इंटरव्यू जो ऑफलाइन दिए थे वो अड्डा के दिए थे। तो गुरुग्राम का अड्डा का ऑफिस है, तो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। और इसमें जो मैंने जो बैंकिंग अवेयरनेस का जो पढ़ा था इंटरव्यू के लिए ना, एक सीपी जोशी सर है आईएमबी का, ठीक है, तो उनका लेक्चर मैंने देखा था इसमें, वो लेकिन पेड प्लेटफॉर्म एग्जाम, तो वहाँ पे लेक्चर में बस ये किया था। चलो ठीक है। और किसी को कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है या सारी बातें होगी कि क्या ये सर आई मीन इंटरव्यू में तो ऐसा कोई जज नहीं कर सकते कि आपको क्या पूछा जाएगा, तो बेसिकली आप एटलीस्ट एचआर क्वेश्चंस जो है उसके साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप फॉर एग्जांपल आप मिरर के सामने बैठ के आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेगा। और फिर बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक चीज है कि आपको एज अ पीओ का रोल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि 2 क्वेश्चंस है जो मुझे सिचुएशन बेस्ड पूछे थे, तो आपको आप तो इसके बारे में रट के नहीं जा सकते, वो आपको ऑन स्पॉट सोच के बोलना पड़ेगा, तो इसलिए आपको रोल्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, चलो सही है, बढ़िया। चलो ठीक है यार, तो अपने ने ज्यादातर चीजें कर ली कवर। 1.5 घंटे का अपना सेशन था, 11:30 बजे स्टार्ट किया था, 1 बज गया, पर अपने ने कोशिश मैंने बड़ा इसलिए रखा था आज का, जिससे कि सारे बच्चों से ज्यादा मिल पाए, ऐसे ऊपर की बातें ना हो कि ये कर लो, जो अपने बातें कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में कर पाए और अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल पाए। क्योंकि जो भी बच्चा प्रिपेयर करता है ना, उनको मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझसे ये सवाल जरूर पूछते हैं जो स्टार्ट कर रहा होता है या जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, कि सर आप मुझे स्ट्रैटेजी बता दो, मैं कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं जितना आप बोलोगे उतना कर लूंगा, बस मुझे एग्जैक्ट बता दो स्ट्रैटेजी क्या है। तो पहले तो मैं बोलता हूँ टाइम लेके मेरे से फोन पे बात करना, जिससे मैं समझा सकूं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। स्ट्रैटेजी होती है वो बड़ी पर्सनल स्पेसिफिक होती है कि किसी बच्चे का कुछ अच्छा है, तो आप
आप जैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप खुद दिखेंगे कि यार मैं भी कुछ चीजों में इस चीज में हूँ, हाँ मेरी इंग्लिश अच्छी है, हाँ मेरी ये अच्छी है, तो अच्छा मेरे को इनकी तरह करना चाहिए, मुझे इनकी तरह करना चाहिए। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव मिला है, तो आपके अकॉर्डिंग जो ज्यादा बेहतर लगे, आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इनकी तरह हूँ या मैं उनकी तरह हूँ या मेरी प्रिपरेशन इनकी तरह जा रही है, तो उनको आप उनकी बातें थोड़ी ज्यादा समझें, उनको ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करें और कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं है ना तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी हो अपना रूटीन, और रूटीन फ्लेक्सिबल हो सकता है कि यार एक हफ्ते अपने ये कर रहे हैं, दूसरे हफ्ते अपने थोड़ा सा इसको चेंज करके कर रहे हैं, बट डिसिप्लिन नहीं जाना चाहिए उसके अंदर से। एक दिन अपने पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे, एक हफ्ते सर फुल जोश है, अभी एक वीडियो देखा उससे मजा आ गया, कुछ टीचर्स ने कुछ लाइनें ऐसी सुना दी सर, मूवी भी देख ली जोश वाली, फिर लक्ष्य मूवी की प्लेलिस्ट तो चला ही रखी है, पूरा बढ़िया चल रहा है, एकदम मन कर रहा है फुल एकदम फोड़ देंगे, सब कर देंगे, यूपीएससी भी क्लियर कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन को जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, बड़ा फ्लीटिंग सी वो फीलिंग होती है मोटिवेशन आ जाना एकदम से। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन रहोगे, ये सब बच्चे डिसिप्लिन थे थ्रू आउट दी प्रोसेस। उन्होंने एक गोल लिया था, ये ड्रीम नहीं है उनका, ये सपना नहीं है, किसी का सपना बैंक में जाना नहीं होता, ये इनका गोल है। उन्होंने गोल टारगेट किया प्रैक्टिकली कि मैं ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुंचूंगा, रोजाना मुझे ये पढ़ना है, स्ट्रैटेजिकली डिसाइडेड है। ऐसे नहीं है कि ये मेरा सपना है सर मैं करता रहूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक पर्टिकुलर अपना रूटीन बनाना है और उस डिसिप्लिन को थ्रू आउट था, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक फॉलो कर। तो सभी बच्चों का मैं थैंक्स करूंगा जो बच्चे वीडियो ऑन कर पाए, और जो वीडियो जिन्होंने ऑन नहीं भी किया कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार तो आ जाओ, अभी जितने भी है अपनी शक्लें तो दिखा दो एक बार प्यारी प्यारी, फिर बाद में तो अपना आप मिलना रहेगा नहीं, आप लोग अपने काम में बिजी हो जाओगे, मैं आप जैसे बच्चों के साथ लग जाऊंगा फिर से उनको तैयारी करवाने में, उनके परेशानियां सुनने में। आजो आजो, रुद्र चला गया क्या? श्रेयसी, विकी, निर्मल, नीलाद्री है, सर मैं, पीयूष, रजत, ऋतिक, चलो ठीक है गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद यार सभी ने ज्वाइन किया, अपना समय निकाल के। संडे सर मजे वाला दिन होता है, आपने कहा 1.5 घंटे। थैंक यू सर, लोगों की बात। चलो थैंक यू गाइस। चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर 2 मिनट अपने भी बात कर लेते हैं, है ना? यस।